हेलो एवरीवन, आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे आयुर्वेद के लेक्चर का। तो फाइनली आज मैंने पोस्ट किया है। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। जो भी आपको कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर देना। तो एटलीस्ट मुझे पता रहेगा कि हाँ, बच्चों को ये डाउट्स होंगे, क्योंकि ग्रुप में भी ना चैट्स ऊपर नीचे हो जाती है। तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आपको क्या-क्या चीज़ में डाउट है। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट क्लियर करने के लिए बना दूँगी, या फिर हम लोगों ने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, उसमें भी अपन लोग अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा है जो उस व्हाट्सएप ग्रुप से रह गया है, तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसको ऐड कर दूँगी, ठीक है? तो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद के बारे में। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है आयुर्वेद का, वो आयुर्वेद का मतलब इंट्रोडक्शन टाइप ऑफ है। तो हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है? सबसे पहले आयुर्वेद है क्या? मतलब आयुर्वेद के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद होता क्या है? यहाँ पे बहुत से बच्चे होंगे, ठीक है, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स लेते होंगे जिनके घर में, या फिर हर्ब्स ऐसे लेते होंगे। तो उनको पता नहीं है कि आयुर्वेद होता क्या है एग्ज़ैक्टली। कुछ को पता होगा मे बी, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा। तो आज हम लोग वही सभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आयुर्वेद क्या होता है। जो आयुर्वेद होता है वो 2 वर्ड से बना होता है, एक आयु और एक वेद। आयु का मतलब क्या होता है? आयु या फिर एज, ठीक है? ऐसा साइंस जो आयु के ऊपर। और वेद क्या मतलब होता है? वेद का मतलब है यहाँ पे हमारे वेद, जैसे हमारे वेद पुराण होते हैं। वेद पुराण से हमें क्या मिलती है? नॉलेज मिलती है। तो यहाँ पे वेद का मतलब है नॉलेज। तो ऐसा आयुर्वेद एक ऐसी साइंस है, या फिर ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो आयु के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है हम लोग को। मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा कि हम लोग को स्वस्थ कैसे रहना है, हेल्दी कैसे रहना है, अगर हम लोग को अगर अपनी लाइफ बढ़ानी है, लाइफ की लॉन्गेविटी कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें हमारे आयुर्वेद में मेंशन्ड है, ठीक है? उम, तो हम लोग को आयुर्वेद का मतलब समझ में आ गया। अब आयुर्वेद आया कहाँ से है? ठीक है? मोस्टली जो बच्चे, जिन लोगों ने देखा होगा समुद्र मंथन, मुझे नहीं पता आप लोगों में कितने बच्चों को पता है समुद्र मंथन के बारे में, कितने बच्चों को नहीं। तो हुआ क्या था, समुद्र मंथन जब हो रहा था, जितने भी असुर थे और जितने भी देवता वगैरह थे, उन लोगों में आपस में लड़ाई हो रही थी, ठीक है? तो उन लोग को क्या चाहिए था? सबको चाहिए था अमृत, ठीक है? अब उस अमृत को पाने के लिए उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने समुद्र मंथन किया। मतलब वहाँ पे एक टॉर्टॉइस था या फिर टर्टल था, टर्टल के ऊपर एक पहाड़ था, ठीक है? और वहाँ पे साँप रख के उन्होंने ऐसे जो भी खींचा था, तो बहुत सारी चीज़ें समुद्र मंथन से निकली थी, ठीक है? जैसे हमारी लक्ष्मी हो गई, सरस्वती हो गई, ये सारी चीज़ें समुद्र मंथन से ही हमें मिली हैं। तो एक वहाँ पे भगवान थे, जिनका नाम है धन्वंतरी। जो धन्वंतरी भगवान थे, वो भी समुद्र मंथन से ही निकले हैं, ठीक है? जो धन्वंतरी भगवान थे, वो भी समुद्र मंथन से ही निकले हैं। और जो धन्वंतरी भगवान थे, उन्होंने ही आयुर्वेद का ज्ञान दिया, ठीक है? जो हम लोग आज की डेट में जो पढ़ते हैं, जो भी आयुर्वेद के बारे में, वो सारा धन्वंतरी से आया। जो धन्वंतरी भगवान थे, उन्होंने अपने, उनके कुछ शिष्य थे, ठीक है? उन्होंने अपने शिष्यों को नॉलेज दी, फिर उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को नॉलेज दी, तो ऐसे-ऐसे करके ये आगे बढ़ता हुआ आया है, ठीक? तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे टेक्स्ट हैं जो अलग-अलग रेफ़रेंस देते हैं। कुछ कहते हैं कि सिर्फ़ धन्वंतरी ने ही आगे बढ़ाया है आयुर्वेद को, बट कुछ कहते हैं कि जो सुप्रीम जो नॉलेज थी वो किनके पास थी? भगवान ब्रह्मा के पास थी। तो ऐसा बताया जाता है कि ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति को दिया। दक्ष प्रजापति हम लोग को पता है वो पार्वती माता के, सॉरी, सती माता के जो पापा थे, ठीक है? वो हैं। फिर उसके बाद ऐसे इंद्र के पास आया, इंद्र से ऐसे फर्दर ऐसे डिवीज़न होता गया, मतलब ऐसे ऐसे हायरार्की चलती आ रही है। तो एक बंदे ने दूसरे बंदे को ऐसे ट्रांसफ़र किया। और पहले क्या था कि जैसे जो आयुर्वेद था ना, मतलब जैसे जो ब्रह्मा जी थे, वो लोग क्या करते थे कि बस ऐसे ट्रांसफ़र कर देते, जैसे हम जिसको बोलते हैं ना आशीर्वाद देना, तो बस वो किसी को ऐसे आशीर्वाद कर देते थे। तो जो मेरे पास जो नॉलेज है, मान लो, वो पूरा का पूरा दूसरे बंदे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा आयुर्वेद का। तो ऐसे आयुर्वेद ट्रांसफ़र हो रहा था। तो जब तक ऐसे चलता रहा है, तो आयुर्वेद के अंदर कोई ना तो अपडेट हुआ है और ना कोई भी एरर्स आए हैं। लेकिन हमारे आत्रेय संप्रदाय में आके, ठीक है, एक क्या कहते हैं, महर्षि अत्रि करके थे। जब से महर्षि अत्रि आए, उन्होंने अपने आगे मतलब
अत्री थे, जब से उनके पास आया ना, उन्होंने आगे जो बच्चों में या फिर आगे जो दूसरी जनरेशन थी, उन्होंने जहाँ पे ट्रांसफ़र किया, तो उन्होंने वहाँ पे बुक लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? क्योंकि पहले तो सिर्फ़ ऐसे ट्रांसफ़र करके हो रहा था या फिर ऐसे बच्चों को सीधा बोल देते थे सिर्फ़ मुँह से, तो ट्रांसफ़र हो रहा था कि जैसे मैंने तुम्हें बता दिया और तुम्हें पूरा का पूरा याद हो गया, ठीक है? लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे ऐसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, तो महर्षि आत्रेय थे, उन्होंने जो अपने स्टूडेंट्स थे, उनसे लिखवाई किताबें या उन्होंने लिखी, ठीक है? तो जो किताबें हैं, हमारा जो किताबें लिखने वाला सिस्टम आया, वो वहाँ से आया, ठीक है? बहुत हज़ारों लाखों सालों के बाद ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। तो ये थी बेसिक हिस्ट्री आयुर्वेद की, कि आयुर्वेद हमें कैसे-कैसे मिला है। तो फर्स्ट चैप्टर में भी हम लोग को यही पढ़ना, जो हमारी फर्स्ट यूनिट है, कि आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है, ठीक है? आयुर्वेद के गोल्स क्या हैं? आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है, वो अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दूँगी, हम लोग वहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, लेक्चर में। तो मैं ये बेसिक आपको आइडिया दे रही हूँ कि आयुर्वेद होता क्या है, हमने इसमें पढ़ना क्या है। तो आयुर्वेद का डेफिनेशन हम लोग को पढ़ना है, आयुर्वेद के गोल्स क्या हैं, उसके बारे में पढ़ना है। फिर साथ में आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, कौन-कौन से आचार्य रहे थे। देखो, आयुर्वेद में जितने भी टीचर्स रहते हैं या जो जिन्होंने भी इन्वेंशंस करी होती है, उनको हम आचार्य कहते हैं, ठीक है? क्योंकि पहले ये डॉक्टर या और किसी का सिस्टम नहीं रहता था, पहले होते थे आचार्य, ठीक है? तो जो आयुर्वेद के जो भी हाँ, मतलब जिनकी इन्वेंशंस करी हैं, जिसने भी बुक्स लिखी हैं, वो सारे हमारे आचार्य थे। तो मेन जो आचार्य हैं, जो मेन बुक्स हैं आयुर्वेद की, उसके बारे में हम लोग को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट यूनिट से, ठीक है? हमारे फर्स्ट यूनिट में हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है कि आयुर्वेद क्या होता है। तो जो आयुर्वेदा है कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स। आयुर्वेद, जैसे मैंने बताया था पहले भी, आयुर्वेद 2 वर्ड से बना है, एक आयु और वेदा। आयु का मतलब होता है लाइफ, यानी हमारा उम्र या फिर एज, और वेद का मतलब होता है नॉलेज या फिर ज्ञान। मतलब द आयुर्वेदा मीन्स नॉलेज ऑफ लाइफ, उम्र का या फिर एज का, ठीक है? जो हमारी मतलब वयावस्था है, मतलब हमारी एज है, उसका ज्ञान प्राप्त करना, इसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं, ठीक? आयुर्वेद की डेफिनेशन क्या है? हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद्य से उच्यते। मतलब जो आयुर्वेद है, इसमें 4 प्रकार की आयु का वर्णन किया गया है, यानी 4 प्रकार की एज या फिर 4 प्रकार के पर्सन का वर्णन किया गया है, जिसमें से एक है हितायु, एक है अहितायु, एक है सुखायु, एक है दुखायु। जो हितायु होती है वो दूसरे लोगों के लिए हितकारी होती है। मतलब जैसे हम एक एग्जाम्पल किसका ले सकते हैं, जैसे मान लो बी आर अम्बेडकर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? जो बी आर अम्बेडकर की जो आयु थी वो हितायु थी। मतलब उनका होना, मतलब उनकी प्रेजेंस उनकी खुद के लाइफ में इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं थी जितना उन्होंने बाकी लोगों के लिए इतना हित की चीज़ें करी हैं, तो उसको हम लोग हितायु बोलते हैं। नेक्स्ट है अहितायु। सेम जो इसके अपोजिट होते हैं, कि जिस इंसान का होना दूसरों के लिए अहितकर होता है या अच्छा नहीं होता, उसको अहितायु बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल किस तरह से समझ सकते हैं? जैसे हिटलर जब तक ज़िंदा रहा, उसने बाकी लोगों के ऊपर अत्याचार किया, तो हम इसका मतलब समझ सकें जो दूसरों को हार्म करे, ऐसा अहितायु होता है, वो बंदे की आयु। नेक्स्ट है हमारा सुखायु। क्या होता है? कि जिस इंसान को हमेशा से सुख मिला है अपनी लाइफ में, जो उसकी आयु होगी वो सुखायु होगी। और दुखायु मतलब जिसने हमेशा दुखी देखा है। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है जो एक किडनी के साथ पैदा हुआ है, जिसके हार्ट में छेद है, जिसको हम सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं, ऐसी कोई डिजीज़ है, तो उसकी जो आयु होगी, जो उसकी एज होने वाली है, वो कैसी होगी? दुखायु। तो जो आयुर्वेद होता है हमें 4 टाइप की आयु के बारे में बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास शरीर इंद्र सत्व आत्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यंगश्च अनुबंधश्च परायरायु रुच्यते। ठीक है, आयु के बारे में दे रखा है कि आयु का मतलब क्या होता है। आयु एक ऐसी एंटिटी होती है जो निरंतर चलती रहती है, मतलब जो ऐसी एंटिटी हमेशा बढ़ती रहती है, और ये रुकती कब है? जब डेथ हो जाती है, तभी इसका मतलब ये रुकती है। नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिन ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद आया कैसे? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोल रही थी कि आयुर्वेद का अवतरण कहाँ से हुआ है। जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ने दिया दक्ष प्रजापति को, दक्ष प्रजापति के बाद गया अश्विन कुमार को, ठीक है, और अश्विन कुमार ने क्या किया? सहस्त्राक्षा मतलब इंद्र को दिया। अश्विन कुमार जो थे, 2 ट्विन्स थे, ट्विन ब्रदर्स, उनका नाम क्या था? नास्या और दासरा, ठीक है। उन्होंने फिर किसको दिया? इंद्र को। और इंद्र ने किसको दिया? अत्रि के जो बेटे थे उनको दिया। और फिर अत्रि के बेटे ने किसको दिया? मतलब उनके 6 शिष्य थे। जो अत्रि के बेटे थे, अत्रि के बेटे ने दिया अपने 6 शिष्यों को। उनमें से कौन से? एक थे अग्निवेश। ये अग्निवेश बहुत ज़्यादा फेमस थे। इन अग्निवेश ने ना आगे बुक्स बनाना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा एम
एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है ये एम ऑफ आयुर्वेदा क्या है। 2 एम है आयुर्वेद का। एक है टू कीप हेल्थ ऑफ हेल्दी पर्सन, मतलब जो इंसान हेल्दी है उसको हेल्दी बनाए रखना है, और जो बंदा बीमार है उसको हमें ट्रीट करना है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास ओके आयुर्वेदा एंड इट्स वेरियस स्कूल्स। अभी मैंने बोला कि जो आयुर्वेद है उसमें बहुत सारे संप्रदाय हैं, अलग अलग रेफरेंस मिलते हैं कि ये आयुर्वेद का ज्ञान यहाँ से आया या वहाँ से आया। ठीक है, तो आयुर्वेद की एक डेफिनेशन और दे रखी है कि आयुषः वेदम आयुर्वेद, मतलब साइंस ऑफ लाइफ को हम लोग आयुर्वेद कहते हैं। ठीक, हमारे यहाँ पे कितने स्कूल्स हैं? 2 स्कूल्स हैं, या फिर इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे संस्कृत में। ठीक है, 2 टाइप के हमारे स्कूल्स बता रखे हैं, एक है आस्तिक, एक है नास्तिक। आस्तिक में क्या है? जो भगवान में, पुनर्जन्म में, वेद पुराणों में जो विश्वास रखते हैं उनको आस्तिक कहते हैं, और नास्तिक जो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। तो नास्तिक पहले देख लेते हैं। नास्तिक में 3 टाइप के लोग आ जाते हैं, एक होता है चारवाक, एक होता है बुद्ध, एक होता है जैन दर्शन। ठीक, ये तीनों चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन, मतलब चारवाक का आप लोग को नहीं पता होगा, लेकिन बुद्ध और जैन तो आपको पता होगा कि ये लोग भगवान वगैरह में नहीं मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में ये 6 नाम याद कर लेना: न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ठीक है, ये 6 के 6 हम लोग को भी संस्कृत में भी पढ़ने होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इनको, अभी फ़िलहाल के लिए इनके नाम याद कर लेना। नेक्स्ट है हमारे स्कूल्स, जो संप्रदाय हैं। अभी जो आयुर्वेद है ना वो 2 तरीके से, 2-3 तरीके से बटा है, लेकिन ये इसमें से एक ये धन्वंतरी संप्रदाय और एक आत्रेय संप्रदाय इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये संप्रदाय क्या है कि जो हायरार्की दे रखा है कि आयुर्वेद कैसे कैसे, किसके पापा ने किसके बच्चे को दिया, फिर किस बच्चे से किसके पापा में आया, ऐसी टाइप की जो चीज़ें हम जो पेडिग्री चार्ट पढ़ते हैं ना 12th क्लास में, ये इसी टाइप का है। ठीक है, तो हम लोग इस फ्लो चार्ट से देख लेते हैं। ये क्या है? जैसे ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ने प्रजापति दक्ष को दिया। ठीक है, फिर दक्ष ने 2 लोगों को ये दिया था, आयुर्वेद के बारे में बताया था, एक था अश्विन कुमार और एक थे भास्कर। ठीक है, भास्कर ने आगे चल के भास्कर संप्रदाय बनाई, और यहाँ पे जो अश्विन कुमार है ये वाला पार्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो जो ये अश्विन कुमार थे, इन्होंने क्या किया? इंद्र को दिया आयुर्वेद का ज्ञान। फिर इंद्र ने क्या किया? 2 लोगों में बताया, एक तो अत्रि में और एक धन्वंतरी में। जो धन्वंतरी था उन्होंने धन्वंतरी संप्रदाय, यहाँ पे जो धन्वंतरी है ये कौन से धन्वंतरी हैं? जो समुद्र मंथन से धन्वंतरी निकले थे ना, ये वो वाले हैं। अत्रि पे आते हैं हम लोग। जो इंद्र से अत्रि को ज्ञान मिला, अत्रि ने दिया अपने बेटे को, उनके बेटे का नाम क्या था? आत्रेय पुनर्वसु। ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट हुई आत्रेय संप्रदाय, क्योंकि आत्रेय पुनर्वसु ने ही अपने बच्चों को पढ़ाना था, स्टार्ट किया था, और वो बोलते थे जो उनके बच्चे थे वो बुक्स में लिखते थे। ठीक, और यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक दे रखी है, इसको याद कर लेना। BDAIPA मतलब ब्रह्मा, दक्ष, अश्विन, इंद्र, पुनर्वसु और आत्रेय संप्रदाय। ये आत्रेय संप्रदाय लर्न करने की ट्रिक है, क्योंकि आत्रेय संप्रदाय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास, हमें पढ़ना था कि कौन कौन सी फेमस बुक्स हैं या कौन कौन से फेमस ऑथर्स हैं। ठीक है, तो जो हमारा आयुर्वेदा है वो मोस्टली 3 लोगों के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, एक है हमारे चरक, आचार्य चरक, एक है हमारे आचार्य सुश्रुता, और एक है हमारे वाग्भटा। ठीक है, तो जो ये चरक आचार्य हैं, इन्होंने क्या किया, जो हमारी जनरल मेडिसिन होती है ना, कि मतलब जैसे जुकाम खांसी वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, ये मतलब जनरल मेडिसिन, मतलब जो जनरल ट्रीटमेंट करते थे, चरक आचार्य करते थे। सुश्रुता ने क्या किया, जो आचार्य सुश्रुत थे उन्होंने पढ़ाया सर्जरी के बारे में, और उन्होंने सर्जरी में रिसर्च करी, सर्जरी पे ही उनका मेन फोकस था। और जो वाग्भट थे, इन्होंने क्या किया, ये थोड़े से मॉडर्न टाइम के आचार्य रहे हैं। इन्होंने चरक संहिता ली, ठीक है, जो चरक की बुक थी, और जो सुश्रुता आचार्य की बुक थी, उन दोनों की बुक्स को आपस में कंबाइन करके इन्होंने अपनी ही नई एक बुक बनाई। ठीक है, जो आजकल मोस्टली स्कूल्स में पढ़ाई जाती है। तो हमारे जो टेक्स्ट हैं बेसिकली 2 टाइप के टेक्स्ट होते हैं, एक है बृहत्त्रयी, एक है लघुत्रयी। बृहत्त्रयी क्या है? जो 3 बड़े बड़े टेक्स्ट हैं हमारे आयुर्वेद के, मतलब जो हमारा आयुर्वेद है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, उनको हम कहते हैं बृहत्त्रयी। और लघुत्रयी क्या होता है? ये लेसर, ये छोटे छोटे जो बाद में आए हैं उनकी बात करते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है हमारी बृहत्त्रयी के बारे में, जो किसने लिखे हैं? चरक ने लिखी है चरक संहिता, सुश्रुत ने लिखी है सुश्रुत संहिता, वाग्भट ने लिखा है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। आप यहाँ पे देखो, जो चरक संहिता है, चरक संहिता किसके ऊपर फोकस करती है? इंटरनल मेडिसिन के ऊपर।
ठीक है। इंटरनल मेडिसिन क्या है? हमारा जनरल, हमारे मतलब स्टमक में कोई इशू है, नॉर्मल जो चीज़ें हैं, सिर्फ मेडिसिन देने वाला जो काम है वो चरक संहिता का है। चरक संहिता में 8 सेक्शन और 120 चैप्टर हैं। और वहीं पे सुश्रुत संहिता, इन्होंने सर्जरी के ऊपर फोकस किया और इनके में 6 सेक्शन और 186 चैप्टर्स हैं। वहीं पे जो अष्टांग हृदय अष्टांग संग्रह है, इन्होंने क्या किया, इन दोनों को बुक को सिंथेसाइज कर दिया, मतलब कंबाइन कर दिया इन लोगों ने। ठीक, और इन्हीं के अंदर क्या है, 6 सेक्शन है दोनों के अंदर, लेकिन संग्रह क्या है, बड़ा है और हृदय छोटी है। तो जो संग्रह है उसके अंदर 150 चैप्टर है और जो अष्टांग हृदय है उसके अंदर 120 चैप्टर्स हैं। इनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जितना आप इसको अपने हैबिट में ले आओगे उतना जल्दी आपको इन सब ये सब। होप आप लोग को फर्स्ट यूनिट समझ में आई होगी। अब हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट यूनिट में सारा था हमारा आयुर्वेद का बेसिक हम लोगों ने पढ़ा। तो फर्स्ट यूनिट में हमारा सारा आयुर्वेद का बेसिक था, लेकिन सेकंड यूनिट में जो हमारे आयुर्वेद के जो प्रिंसिपल्स हैं हमें उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब देखो अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे हम लोग मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न ऐसे कहता है कि हमारे अलग अलग सिस्टम्स हैं। ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ऐसे मॉडर्न ने बता रखा है हमारी पूरी बॉडी को सिस्टम में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और हमारे अंदर ऐसे फ्लूइड्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, लेकिन आयुर्वेद में थोड़ा सा अलग फिलॉसफी चल रहा है या फिर उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो आयुर्वेद ने क्या कर रखा, आयुर्वेद मानता है 3 दोषों को, 5 महाभूतों को। ठीक है, तो आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद मानता है 3 दोषों को। ठीक है, आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, बट आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है वो 3 दोषों से मिलके बनी है। ठीक है, विच इज वात, पित्त और कफा। जो हमारा वात होता है वो हमारी जो नाभि होती है, नाभि के नीचे का जो भी पोर्शन है, हमारे पैर, हमारी थाइस, ये सारे हिस्से में हमारा वात रहता है। ठीक है, और जो हमारी नाभि और चेस्ट मतलब यहाँ पे हृदय के बीच में, नाभि और हृदय यानी हार्ट के बीच में जो भी एरिया है पूरा, वहाँ पे पित्त रहता है। और हमारे जो हमारा चेस्ट है या फिर हमारे हृदय से ऊपर जितना भी एरिया है वहाँ पे कफ रहता है। ठीक है, ये 3 दोषा होते हैं और इनकी साइट ऐसी होती है। ठीक है, हमारे मतलब हार्ट के ऊपर कफा रहेगा। अच्छा, मतलब इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि जो कफा होता है ना वो कैसा होता है, ठंडा चीजें होता है। जैसे कफ बलगम जिसको बोलते हैं, जिन लोगों को खांसी जुकाम होता है तो मुंह से कफ आता है ना, हम लोग बोलते हैं, जो वो बलगम होता है, वाइटिश डिस्चार्ज होता है, थोड़ा सा मतलब हैवी सा होता है। तो इस टाइप की चीजें हमें और कहीं बॉडी में तो नीचे देखने के लिए मिलेंगे नहीं है। कहाँ रहता है, हमारे अपर बॉडी में रहता है। तो हृदय के ऊपर हमारा कफ हो गया। और पित्त क्या होता है, पित्त का मतलब हम लोग यहाँ पे पित्त को बाइल के साथ, बाइल जूस के साथ कोरिलेट करते हैं। तो बाइल जूस कहाँ पर रहता है, हमारे एब्डोमेन में या फिर स्टमक में। तो इसीलिए इसका साइट क्या है, हमारे हार्ट या फिर नाभि के बीच में। नेक्स्ट है हमारा वाता। वाता क्या होता है, जो वात का जो मेन चीज़ होता है, जो वात होता है वो हमारी बॉडी में कॉज करता है पेन या फिर चलने का काम वात का होता है। तो हमारी जित बॉडी के जो मूवमेंट है बेसिकली पैर की वजह से ही तो होते हैं, इसीलिए भी हो सकता है कि इस वजह से भी उन्होंने वात का जो साइट है वो नीचे बताओ लोअर बॉडी में। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा वात का एक जो फीचर होता है, अगर वात बॉडी में बढ़ जाए तो हमारी बॉडी में होता है पेन। और ये चीज़ आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो पेन होता है वो कहाँ पे होता है, जॉइंट पेन होता है, स्पेशली नीज में। किसी भी कोई भी एज ग्रुप का बंदा हो सकता है, उसको और किसी जॉइंट में पेन हो ना हो, लेकिन उसको नीज में पेन ज़रूर होता ही होता है। तो ये हमारे 3 दोषाज हो गए। तो ये हमारे 3 दोषाज हो गए। फिर इन 3 दोषाज के बाद हमारा आता है पंच महाभूत। बॉडी मतलब हमारा जो आयुर्वेद है, और आपने सुना भी होगा हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि जो हमारी बॉडी है वो पंच भौतिक है। मतलब वो पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, आकाश, इन सब चीज़ों से मिलके बनी होती है। ठीक है, और उसमें हमारी फिर एक आत्मा भी ऐड हो जाती है, फिर हम लोग जिंदा रहते हैं। अगर हम लोग मर जाएंगे और हमारा अंतिम संस्कार हो जाएगा तो फिर से पृथ्वी, वायु, जल, ये सारी चीज़ें ना अलग अलग फिर एनवायरमेंट में चली जाएगी। ऐसा कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा यहाँ पे क्या आ जाता है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर 3 गुण होते हैं। ठीक है, सत्व, रज और तम। सत्व क्या होता है कि वो बहुत अच्छा होता है, कोई इंसान है बहुत अच्छा है, हेल्पिंग नेचर का है। ठीक है, सारी जो हमारे रूल्स हैं, हमारे धर्म जो हमें बताया, धर्म का पालन करता है, सिर्फ अच्छी चीज़ें ही करता है, तो मतलब उसके अंदर सत्व गुण की प्रधानता होती है। मतलब सत्व जिसके अंदर होगा ना वो इंसान बहुत अच्छा होता है। और आज की डेट में ऐसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। तो पहले के टाइम पे जो महर्षि होते थे, भगवान होते थे, भगवान के अंदर सत्व ज़्यादा होता था।
ठीक है, सत्व हो गया। रज क्या होता है? रज ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, जैसे मैं हो गई, मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हूँ। और जो जो रज वाले इंडिविजुअल्स होते हैं, वो होते हैं थोड़े से कॉम्पिटिटिव नेचर के, ठीक है? उनके अंदर कॉम्पिटिशन करने की बहुत ज़्यादा वो होती है, मतलब डिज़ायर होती है। वो हमेशा दूसरे से कम्पीट करते रहते हैं कि मैं ही अच्छा हूँ या फिर मैं ही मैं हूँ बस। ये 2-3 चीज़ें हमें फीचर्स रज वाले इंडिविजुअल्स के अंदर मिलता है। फिर नेक्स्ट है हमारा तामस या फिर तम। जो तम वाले जैसे किसी ने सुना होगा ना, तामसिक आहार होता है, ठीक है? जिसमें नॉन-वेज वगैरह आ जाता है। लेकिन जो तम होता है ना, तम गुणा जिस भी बंदे के अंदर होगा, वो बंदा कैसा होता है? बहुत ज़्यादा आलसी होगा, ठीक है? वो हमेशा डरा हुआ रहता है, सोता रहता है। इस टाइप के जो इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके अंदर तम की प्रधानता होती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि इन लोगों में आपस में क्या रिलेशन है और हमारी बॉडी में कहाँ-कहाँ पे क्या चीज़ें प्रेज़ेंट हैं, कौन-कौन से दोषास का क्या फ़ंक्शन है, वो भी पीडीएफ में हम लोग रीड कर लेंगे। लेकिन बेसिक आइडिया मैं आपको इन चीज़ का इसमें बता रही हूँ। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर ये सेकंड चैप्टर नहीं समझ में आता है या किसी भी चैप्टर में कुछ भी डाउट होता है, मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो हमारा सेकंड चैप्टर है, हम लोग को इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं आयुर्वेद के। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं चतुर्विंशति तत्व के बारे में। मतलब ऐसा माना जाता है, मतलब ऐसा आचार्य मानते हैं कि जो हमारी बॉडी है ना, वो 24 तत्व से मिलके बनी है, ठीक है? अगर हम उसको डीपली एनालाइज़ करें बॉडी को, वैसे जैसे मैंने बोला था कि 5 महाभूतों से या 3 दोषों से मिलके बनी है, लेकिन चतुर्विंशति अगर हम लोग रचना के बेसिस पे यानी स्ट्रक्चरल बेसिस पे अपनी बॉडी को देखें, तो वो 24 तत्व से मिलके बनी है और ये हमारी बॉडी के फाउंडेशन है, ठीक है? तो ये जो 24 तत्व वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये कौन लेके आया? ये लेके आया सांख्य फिलॉसफी, यानी सांख्य दर्शन, ठीक है? इन्होंने एक एक्स्ट्रा और बताया पुरुषा। इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि देखो, सांख्य दर्शन ने बताया 25 तत्व और चरक और सुश्रुत ने बताया मतलब 24 तत्व, ठीक है? कि हम लोग इससे मिलके बने हैं। याद कर लेना, एमसीक्यू आ सकता है। सांख्य ने बताया 25 तत्व और चरक सुश्रुत ने बताया 24 तत्व, ठीक है? अब ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि हैं क्या ये 24 की 24 चीज़ें। तो सबसे पहला है हमारा अव्यक्त या फिर प्रकृति। ये तुम्हें पता है कि ये जो सांख्य ने जो बताया है, ये क्या बताया कि स्टार्टिंग से जब पहले कोई प्लैनेट या कोई लाइफ नहीं थी, तो तब से ही कैसे फॉर्मेशन हुआ है। तो पहले क्या था कि पहले बस एक प्रकृति थी और एक पुरुष था, ठीक है? अब इसको तुम 2 इंडिविजुअल भी समझ सकते हो या फिर प्रकृति को तुम समझो यूनिवर्स और पुरुष को समझो एक कोई भी आत्मा, ठीक है? तो जो पुरुष था और मतलब जो हमारा यूनिवर्स था और वहाँ पे एक छोटा सोल समझ के चलो या फिर क्या कहते हैं, हाँ ठीक है, सोल ही समझ लो, ठीक? तो हमारी जो यूनिवर्स था और जो प्रकृति थी, मतलब हमारा जो पुरुष था, जो हमारी सोल है, ये दोनों आपस में मिले, ठीक है? इनके कंबाइन होने से क्या हुआ, इनके अंदर आई बुद्धि। मतलब ऐसे होता है जैसे कुछ चीज़ें कंबाइन होती जाती हैं। जैसे मान लो हमारी बॉडी है, ऐसा आचार्य मानते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो पंच महाभूत से बनके बनी है, ठीक है? तो पहले पांचों महाभूत मिले, ठीक है? उन्होंने बनाया शरीर। अब उस शरीर को ज़िंदा करने के लिए क्या चाहिए? सोल। तो जब सोल आ जाती है तो हम ज़िंदा हो जाते हैं, ठीक है? ऐसा आचार्यों का मानना था। और इस वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी ऐसी टर्म्स है जो तुम्हें समझ में ना आए और मैं तुम्हें इतने अच्छे से ना समझा पाऊँ, क्योंकि ये मतलब ये पदार्थ विज्ञान का एक टॉपिक है। जब बीएमएस करोगे तो फर्स्ट ईयर का ये एक सब्जेक्ट होता है, तो ये थोड़ा सा है ट्रिकी, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हें समझा पाऊँ। तो अव्यक्त का मतलब हमारा क्या है यहाँ पे? यूनिवर्स, ठीक है? अब ये चीज़ हमें भी पता है, जो हमारा प्लैनेट है, प्लैनेट को हम चाहिए ही चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हमारा प्लैनेट, अच्छा जैसे जुपिटर या फिर प्लूटो वगैरह का तुम एक एग्जांपल ले लो, वहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी, ठीक है? तो वो अपने आप ही प्लूटो खुद से डिस्ट्रॉय हो गया या फिर वटेवर रीजंस की वजह से उसको वहाँ पे मतलब हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया अपने सोलर सिस्टम से। तो जिस जगह पे पुरुष नहीं होते हैं, ठीक है, लाइफ नहीं होती, उन जगह का जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल होता है, ठीक है? तो हम लोग नहीं रह सकते ऐसी जगह पे। तो प्रकृति को यानी यूनिवर्स को भी चाहिए कि लाइफ वहाँ पे आए। तो जैसे ये यूनिवर्स था, ठीक है, इसके अंदर 3 गुणास होते हैं। मतलब हर चीज़ के अंदर पता है, हम मतलब लिविंग चीज़ या नॉन लिविंग चीज़, किसी के भी अंदर ना 3 गुना, 3 दोष और पंच महाभूत, ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती ही होती हैं। तो हमारी जो यूनिवर्स था उसके अंदर भी 3 गुना थे, ठीक है? और जब ये जो हमारा अव्यक्त जो हमारी यूनिवर्स थी या प्रकृति थी, जब ये मिली पुरुष के साथ, ठीक है, तो इसके अंदर क्या आया? सबसे पहले आई इसके अंदर बुद्धि, ठीक? कि बुद्धि मतलब माइंड की सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ।
माइंड जब जैसे ही आया, सब पता चला, डिसीज़न मेकिंग की पावर आई, थोड़ा बहुत इंटेलेक्ट आया, ठीक है। तो जिस बंदे के पास, तुमने ये चीज़ देखा होगा, जो बंदा दिमागदार होता है ना ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा शार्प माइंड होता है, जो ज़्यादा स्मार्ट होता है, उसके अंदर तुम्हें थोड़ा सा एटीट्यूड, अहंकार कह लो, या थोड़ा सा वो प्राउड फीलिंग होती है। तो हमारी बुद्धि के बाद हमारा क्या आया? अहंकार, ठीक है। ये सृष्टि उत्पत्ति कर्म बता रही हूँ। अब अहंकार से, जो ये हमारा अहंकार है, अहंकार से हमारी कुछ चीज़ें निकली, हमारे सेंस ऑर्गन निकले। तो हमारी जो तन्मात्रा है, मतलब ये इंद्रियों पे आ जाओ पहले, ठीक है। तो जैसे हमारे अंदर अहंकार आया, तो हम लोगों को पता चला कि भाई जैसे दिमाग की वजह से, मतलब माइंड और अहंकार की वजह से हम लोग के अंदर ये पता चला हमारी बॉडी को कि अच्छा हमारे पास ये सेंस ऑर्गन्स हैं, इनको हम इस काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन थे क्या है? पहली है हमारी 5 ज्ञान इंद्रियाँ। 5 ज्ञान इंद्रियों में क्या आता है? हमारे 5 सेंस ऑर्गन। 5 कर्म इंद्रियों में क्या होता है? हमारे हाथ हो गया, पैर हो गया, ठीक है, एनस हो गई, ब्लैडर हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी 5 कर्मेंद्रिय में जो काम करती है वो कर्मेंद्रिय हो गई, जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारी ज्ञानेंद्रिय हो गई। और एक यहाँ पे हमारा दे रखा है उभय इंद्रियाँ। उभय इंद्रिय का मतलब यहाँ पे क्या होता है? माइंड, जो हमारा ब्रेन है उसको उभय इंद्रिय बोला जाता है। और जो ये ब्रेन है सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, ये ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों को रेगुलेट करता है, ठीक। फिर हमारे 5 महाभूतास आ गए, जो हमने आकाश, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी पढ़ा था, ठीक। और फिर है हमारे तन्मात्रा, जो 5 सेंस ऑर्गन है, ये क्या परसीव करते हैं? साउंड, टच, विज़न, टेस्ट, स्मेल, यही तो परसीव करते हैं। तो ये टोटल ऐसे हमारे 24 तत्वास हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें बता कि हमारी बॉडी किस किस से मिलके बनी है? महाभूत से। महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक। अभी इसको अगर अपनी बॉडी में कोरिलेट करना चाहो तो कैसे करोगे? जो पृथ्वी होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है। तो हमारी बॉडी का जितना भी हिस्सा डेंस है वो क्या हो गया? पृथ्वी। जल, हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है वो किससे बना है? जल से। अग्नि, हमारी ये अग्नि कहाँ पे? HCl से ले सकते हो, बाइल से ले सकते हो, पैनक्रियाटिक जूस से ले सकते हो। और हमारी जो विज़न है वहाँ पे भी, हमारी आँख के अंदर भी अग्नि ही प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा वायु। वायु को किससे ले सकते हो? जो हमारे लंग्स के अंदर एयर फील्ड है, या हमारे मीडियास्टिनम में जो एयर खाली स्पेस प्रेजेंट है वहाँ पे हमारी वायु है। और आकाश को किससे ले सकते हो? कि जो पूरा का पूरा हमारा रिबकेज है, रिबकेज के अंदर पूरा खाली हिस्सा था ना, तो जितने भी खाली हिस्से हमारी बॉडी के अंदर वो सारे में आकाश प्रेजेंट है, ठीक। षड की बात करें, ये बात करी गई है कि जो हमारा खाना होता है उसके अंदर 6 टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं, ठीक है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इसके अलावा कोई और तो नहीं होता। सबसे पहले देखो, मधुर मतलब स्वीट टेस्ट के हमारे फूड होते हैं। अम्ल, ठीक है, जो खट्टे हो गए। लवण, जो नमकीन खाना हो गया हमारा। कटु, जो तीखा होता है, कटु का मतलब होता है तीखा। और तिक्त का मतलब होता है कड़वा। और कषाय का मतलब कसैला। ये 6 टाइप के टेस्ट होते हैं, ये भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है त्रिगुण, जैसे मैंने बताया, सत्व, रज और तम, ठीक है। सत्व वाले अच्छे होंगे, ठीक है, उनके अंदर सत्व गुण की जो लोग प्रधानता होती है वो लोग अच्छे होते हैं, दयालु होते हैं, अच्छे काम करते हैं। रज वाले टॉकेटिव होते हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। और जो तम वाले होते हैं वो बहुत आलसी होते हैं। आप लोगों में से भी कोई होंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन दोषा एंड महाभूत। ये दोष और महाभूत में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जो हमारी वात है, हमने पता है हमारे वात, पित्त, कफ 3 दोषाज होते हैं। जो हमारा वात है वो वायु और आकाश से मिलके बना है, देखो दोनों ही लाइट लाइट चीज़ें हैं। और जो पित्त है, पित्त किससे हमने कोरिलेट करना है? पित्त हमारा बाइल या फिर HCl से ले लो तो वो अग्नि जैसा हो जाएगा। और कफ हमारा जल और पृथ्वी, जो हमारा कफ होता है, अगर तुम इसको अपने बलगम से लो, ठीक है, जो हमारा बलगम होता है वो कैसा होता है? डेंस होता है। और थोड़ा सा वो लिक्विड पार्ट होता है, तो उसके अंदर जल और पृथ्वी आ जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिदोष और त्रिगुणा में क्या वो है रिलेशन। तो हमारे वात के अंदर रजगुणा होता है, पित्त के अंदर सत्वगुणा होता है और कफ के अंदर तमगुणा होता है। जो ये वात वाले इंडिविजुअल होते हैं ना, मैं तुम्हें इसका ना एक वो बताती हूँ फीचर। जो जितने भी पतले पतले लोग होते हैं ना, बिल्कुल सूखे हुए, ये देखा होगा आप लोगों ने भी कि जितने भी पतले पतले सूखे हुए से लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो क्यों एक्टिव होते हैं? क्योंकि उनके अंदर रजगुण ज़्यादा होता है। जो रजगुण वाले हैं वो कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं, इसलिए वो मेहनत करने से नहीं डरते और टॉकेटिव भी होते हैं। नेक्स्ट हमारा पित्त। पित्त वाले जो इंडिविजुअल होते हैं वो, उनकी स्किन काफ़ी डेलिकेट होती है और ये लोग ना मतलब बहुत सुंदर होते हैं, मतलब फेस पे, बालों में ना एक अलग ही शाइन, एक ग्लो देखने के लिए मिलता है।
अपनी प्रकृति भी पढ़ते पढ़ते भी तुम डिसाइड कर सकते हो कि मैं कौन सी प्रकृति का हूँ। नेक्स्ट हमारा कफ। ये कफ वाले क्या होते हैं, ये हेल्दी होते हैं। जैसे मैं कफ प्रकृति की हूँ, मतलब मैं वात कफ प्रकृति की हूँ, तो मैं टॉकेटिव भी हूँ। ठीक है, मैं मतलब क्या कहते हैं, फुर्तीली तो हुई साथ में, क्योंकि कफ की भी प्रधानता है, तो इसीलिए जो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो डेंस है। तो जितने भी लोग कफ वाले होते हैं वो आलसी होते हैं, साथ में थोड़ा सा हैवी होते हैं, हेल्दी बोल सकते हैं उनको। नेक्स्ट है हमारा त्रिगुण और पंचमहाभूत के। इसको देखो पढ़ लेना, अदरवाइज़ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। खैर मैं एक बार बता देती हूँ। तो जो हमारा सत्व के अंदर आकाश होता है, रज के अंदर वायु। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा, ऐसे ट्रिक बना लो या फिर ऐसे याद कर लो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर भी सकते हो। ठीक है, तो मैंने सत्व के बारे में क्या बताया था, सत्व भावम सत्वम। जो इंसान हमेशा गुड नॉबल राइट चीज़ें करता है, स्पिरिचुअल चीज़ें करता है, वो सत्व गुण वाला होता है। तो जो सात्विक बंदे होते हैं वो कैसे होते हैं, क्लीन होते हैं, प्योर होते हैं, उनको भगवान से डर होता है और वो धर्म का पालन करते हैं और उनकी जो मेमोरी होती है वो भी अच्छी होती है। वहीं पे जो रज वाले होते हैं ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं, घमंडी होते हैं और कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। और जो तमस वाले हैं इनको तो किसी चीज़ से मतलब ही नहीं है, तो वो या तो वो डरते रहते हैं और बिल्कुल मूर्ख होते हैं, अज्ञानी होते हैं, पूरा टाइम सोते रहेंगे और दुखी ही रहते हैं ऐसे लोग। नेक्स्ट है हमारे पास वात दोषा। अब इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है कि वात, हमें पता है हमें 3 दोषास पढ़ने हैं। ठीक है, तो उनके बारे में क्या पढ़ना है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बॉडी के अंदर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या काम करते हैं और इनके टाइप्स। ठीक है, तो वात में सबसे पहला क्या है हमारा इम्पॉर्टेंट वात के लिए, हाँ ये वात के पर्याय सिनोनिम्स ले सकते हो। वात का मतलब हवा ही होता है, तो हवा के पर्याय क्या हो जाएंगे, वायु, समीर, वात, पवन, मरुत, मारुत, अनिल। ठीक है, फंक्शन क्या है वात का, सबसे पहले साइट ऑफ वाता। ऊपर एक श्लोक लिखा हुआ है, ते व्यापिनोपि हन्नाभि अधोमध्य ऊर्ध्व संश्रय। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, जो हमारा वात होता है वो हमारी नाभि के नीचे जितना भी बॉडी है ना, वहाँ पे हमारा वाता प्रेजेंट है। ये इतना डिटेल्ड मत याद करो, ठीक है, इतना बस याद रखना, जो वाता है हमारी नाभि के नीचे वाले पूरे पोर्शन में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाता, कि जो वात होता है कैसा होता है। वात होता है तत्र रुक्ष लघु शीतक हर सूक्ष्म चला अनिला। मतलब रुक्ष का मतलब होता है ड्राई, जो वात होती है वो ड्राई होती है, लाइट होती है यानी लघु, शीत का मतलब ठंडी, खर का मतलब रफ, सूक्ष्म का मतलब बहुत माइन्यूट होती है, हम देख नहीं सकते, हवा को देख पाते क्या, नहीं देख पाते, और चला मतलब वात की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। ये हो गया। ओके, तो हमारे वात के फंक्शंस क्या हैं। उत्साह, उत्साह का मतलब होता है कोई भी चीज़ करने का इंटरेस्ट जो हमारे अंदर से आता है उसको उत्साह कहते हैं। उच्छ्वास और निश्वास का मतलब क्या होता है, एक्सहेल करना और इनहेल करना। और चेष्टा वेग प्रवर्तने का मतलब क्या होता है, चेष्टा वेग प्रवर्तने का मतलब होता है कि जितने भी हमारी बॉडी में अर्जेस होते हैं, अर्जेस का मतलब क्या है कि प्यास लगना, छींक आना, उबासी आना, डकार आना, ठीक है, फ्लैटस आना, यूरिन पास आने का जो अर्ज होता है, इस टाइप की जो अर्जेस होती हैं इनका जो मतलब ये इनको प्रॉपर मेंटेन करके रखती है वात। ठीक है, और सम्यक गत्या च धातुनामाक्षणों पाटवेंच, मतलब जो हमारी बॉडी में जितनी भी धातुस वगैरह प्रेजेंट होती हैं उनको एक ये बैलेंस में मेंटेन करके रखता है, ये इसका फंक्शन है। ठीक, नेक्स्ट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हाँ बस हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है, यहाँ से MCQ बन सकता है, टाइप्स ऑफ वाता। तो जो वात होता है 5 टाइप का होता है, वैसे तीनों ही दोषा 5-5 टाइप के होते हैं। तो वात के वो टाइप्स क्या हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। जो प्राण वायु है, ऑब्वियसली जो प्राण मतलब प्राण किसकी वजह से है, रेस्पिरेशन की वजह से, तो ये हमारे चेस्ट में प्रेजेंट है और ये रेस्पिरेशन कराती है। जो उदान वायु है ये जो हमारी ये लैरिंग्स में प्रेजेंट है, लैरिंग्स या चेस्ट के पास का ही रीज़न, और ये क्या कहते हैं, बात करने में, बोलने में, वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो समान है, समान वायु ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और स्टमक में रह के इसका काम क्या होता है, ये कि ना डाइजेशन कराने में हेल्प कराती है खाने को। नेक्स्ट है हमारे पास व्यान वायु। जो ये व्यान वायु होती है ये हार्ट में प्रेजेंट होती है और ये ब्लड को सर्कुलेट कराती है पूरी बॉडी में। नेक्स्ट है हमारा अपान वायु। जो अपान वायु है ये हमारे पेल्विक फ्लोर में प्रेजेंट होती है और ये हर चीज़ को एक्सक्रीट कराती है, बॉडी से एक्सपेल आउट करती है। जैसे कि वो पीरियड ब्लड भी हो सकता है, सीमेन हो सकता है, स्पर्म हो सकता है,
और क्या कहते हैं, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बेबी को भी बाहर ये अपान वायु ही एक्सपेल कराती है। ठीक है, ये इनके फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पित्ता। ठीक है, पित्त हमारा दूसरा दोष होता है। इसके इम्पॉर्टेंट, हाँ, सिनोनिम्स। पित्त के सिनोनिम्स क्या हैं? अग्नि, वहनी और वैश्वनारा, या फिर अनिल या फिर पवन भी कहते हैं इसको, पित्त को। ठीक है, और जो पित्त है वो अग्नि महाभूत से बना है। और पित्त हम लोगों ने पढ़ा था कहाँ पे होता है? हमारे हृदय और नाभि के बीच में। प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। पित्ता कैसा होता है? पित्त होता है पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम सरम द्रवम। मतलब जो पित्त होता है, जो बाइल होता है, वो कैसा होता है? लाइटली ऑयली होता है। ठीक है, ऑयली होता है। साथ में ये होता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण का मतलब होता है पेनिट्रेटिंग, क्योंकि जो हम पित्त, जो हमारे स्टमक के अंदर जितने भी फ्लूइड्स हैं ना, उससे इस पित्त को कोरिलेट कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बाइल ले लिया कि वो थोड़ा सा लाइटली होता है। तीक्ष्ण का मतलब होता है पेनिट्रेटिंग या फिर शार्प। ठीक है, तो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर सबसे ज़्यादा शार्प या पेनिट्रेटिंग कौन है? HCl। नेक्स्ट है हमारे पास उष्ण। अब ये बाइल गर्म होता है, टेम्परेचर इसका गर्म होता है। लघु यानी लाइट होता है। नेक्स्ट है विश्रम। विश्रम का मतलब क्या है? बाइल में से आती है फोल स्मेल, मतलब ये इसकी जो स्मेल है काफ़ी गंदी होती है। सरम का मतलब होता है ये लिक्विडी पोर्शन होता है। मैंने क्या बोला? जितने भी हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में लिक्विड्स हैं, उसी की हम उसको ही कोरिलेट करते हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ याद रखना कि जो हमारा आयुर्वेद है, अगर हम सिर्फ आयुर्वेदिक टर्म्स में पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न भी हमें पढ़ना है। ठीक है, और ऐसा है कि मतलब आजकल की डेट में अगर हमें अपने पॉइंट प्रूव करने हैं कि ये वात होता है, ये पित्त होता है, तो कोई भी हमसे क्वेश्चन कर सकता है। कोई MBBS वाला है, कोई डॉक्टर जो एलोपैथी डॉक्टर हो, हमसे क्वेश्चन कर सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, अगर हमारी बॉडी में हम लोगों ने पित्त किसी को बोला है, तो पित्त क्या है? किसी को एक्सप्लेन करोगे तो क्या करोगे कि पित्त का मतलब, हम पित्त को ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जो हमारे इंटेस्टाइन में जो फ्लूइड्स होते हैं, या जो हमारे एब्डोमेन में या हमारे स्टमक में जो फ्लूइड्स होते हैं, उसको हम पित्त बोल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे कॉमन फंक्शन पित्त के क्या है? इसको हम एक श्लोका से याद करेंगे। आप लोग श्लोका मत याद करें, लेकिन मैं श्लोका के को ही एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पित्तम पक्त्यु उष्म दर्शने शुद्ध तिक रुचि प्रभा मैदादि शौर्य तनु मार्दवे। पित्त का काम क्या होता है? पक्त्यु। पक्त्यु का मतलब डाइजेशन करने में हेल्प करता है। हाँ, तो पित्त का काम क्या होता है? पक्त्यु, यानी डाइजेशन करने में हेल्प करता है। उष्म का मतलब, अभी मैंने क्या बोला, जो पित्त है वो हॉट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो हॉट रहता है, और साथ में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करता है। उष्म दर्शनी। दर्शन का मतलब क्या होता है? देखना। तो हमारी जो पित्त है वो आँखों के अंदर प्रेजेंट होता है और विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो हम देख पा रहे हैं वो पित्त की वजह से है। नेक्स्ट है शुद्ध। शुद्ध का मतलब क्या होता है? हमारे को भूख जो लगती है इसकी जैसे लगती है। प्रॉपर तिक का मतलब होता है प्यास लगना। भूख प्यास के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। रुचि का मतलब एपेटाइट, जो हमें खाना खाने की इच्छा होती है वो भी पित्त की वजह से होती है। प्रभा का मतलब होता है जो कुछ लोगों की स्किन, मैंने क्या बोला था कि जो पित्त लोग होते हैं, पित्त वाले, बड़े सुंदर होते हैं, उनकी स्किन ग्लो करती है। जो ग्लो है उसको प्रभा कहते हैं। और मैधा का मतलब होता है जो हमारी मेमोरी होती है। जो पित्त वाले लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, तो मेद का मतलब होता है कि दे हैव गुड मेमोरी। धी का मतलब बुद्धि, मतलब लॉजिकल रीजनिंग, या जो हमारा इंटेलेक्ट है वो उन पित्त वाले पर्सन, जो पित्त है ये काम करता है, इंटेलेक्ट प्रोवाइड करता है किसी भी इंडिविजुअल को। शौर्य का मतलब करेज प्रोवाइड करता है। और तनु मार्दवे का मतलब होता है जितना भी मेटाबॉलिज्म है बॉडी का, वो सब कौन मेंटेन करता है? पित्त। इसको रीड कर लेना, इंग्लिश में लिखा हुआ, मैं ऐसे एक्सप्लेन कर दिया मैंने सारा। कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, हमारे टाइप्स ऑफ पित्त। तो हमारे 5 टाइप के पित्त होते हैं। एक होता है हमारा आलोचक। आलोचक पित्त कहाँ पे? आँखों में प्रेजेंट होता है और विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो हम देख पा रहे हैं वो पित्त की वजह से, आलोचक पित्त की वजह से। नेक्स्ट हमारा साधक पित्त। साधक पित्त ब्रेन और हार्ट में प्रेजेंट होता है और ये हमें इंटेलेक्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है रंजक पित्त। रंजक का मतलब होता है किसी को रंजना या कलर करना। ठीक, रंगना हो गया। तो ये रंजक पित्त लिवर और स्प्लीन में प्रेजेंट रहता है और हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास पाचक पित्ता। जो पाचक पित्त है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्टमक में ले लो, वहाँ पे प्रेजेंट होता है और डाइजेशन कराता है।
जो भ्राजक पित्त है वो हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है, और जब हम स्किन में कोई भी ऑइंटमेंट लगाते हैं या कोई क्रीम्स वगैरह लगाते हैं उनको ये अब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है हमारा कफा। कफ के हम लोग को क्या कहते हैं गुण। कफ कैसा होता है, स्निग्ध यानी ऑयली होता है। शीत का मतलब ठंडा होता है। गुरु का मतलब हैवी होता है, क्योंकि इसको बलगम से ही आप कोरिलेट करते हुए चलना, ठीक है। गुरु का मतलब ये होता है हैवी। मंद मतलब स्लो। लक्षण का मतलब ये बहुत स्मूथ होता है। और मृत्सन स्थिरा, मृत्सन स्थिरा का मतलब होता है कि क्या कहते हैं स्लाइमी होता है। स्थिर का मतलब स्टेबल होता है, कि जगह पे ही रहता है ये। लोकेशन हम लोगों ने कफ की पढ़ा था, हमारे हार्ट के ऊपर कफ प्रेजेंट होता है। और कफ का काम क्या होता है, कफ ये हमारी बॉडी को ऑयलीनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जॉइंट्स को आपस में बांध के रखता है, ठीक है। हमारे बोन्स और जॉइंट्स में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, बॉडी को हैवी बनाता है। एफ्रोडीसियक होता है, मतलब सीमेन और सीमेन का प्रोडक्शन कफ की वजह से ही होता है। बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और क्षमा मतलब जो कफ, जिनके अंदर कफ ज़्यादा होता है वो लोग ना बहुत दयालु होते हैं, ठीक है, दयालु होते हैं। और इनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है। इनकी भी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, ये स्लो होते हैं चीज़ों को याद करने में, ठीक है। नेक्स्ट इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो ये भी हमारे 5 टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा क्लेदक कफा। क्लेदक का मतलब क्या होता है, क्लेद का मतलब क्या होता है म्यूकस या फिर कोई भी स्लाइमी सी चीज़, ठीक है। तो जो हमारा क्लेदक कफा होता है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। और इसको हम स्टमक में किससे कर सकते हैं, हमारे जैसे स्टमक के अंदर म्यूकोसा या फिर म्यूकस होता है ना, जो हमें HCl से प्रिवेंट करता है। तो क्लेदक कफा का काम क्या होता है, ये हम इसे मॉडर्न साइंस में उस म्यूकस से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो हमारी जो वो वॉल है स्टमक की उसको प्रिवेंट करता है HCl से। अवलंबक कफा क्या होता है, ये हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है। और जैसे हमें ये पता है ना, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, कि हमारे हार्ट के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है और हमारे लंग्स के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है इसको हम अवलंबक कफा के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी को मतलब लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट तर्पक कफा। जो तर्पक कफा है ये हमारे हेड में होता है। अब ये सबको पता होगा कि हमारे हेड के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। आँखों के अंदर एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर होता है। कान के अंदर एंडोलिम्फ और पेरिलिम्फ होता है। तो जो हमारे हेड रीजन में जितने भी टाइप के फ्लूइड्स हैं वो तर्पक कफा से हम उसको कोरिलेट कर सकते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं हमारे हेड में उनको नरिश करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बोधक कफा। ये बोधक कफा हमारे टंग में प्रेजेंट होता है, और जो टेस्ट फील होता है ना वो बोधक कफा की हेल्प से ही होता है। नेक्स्ट है हमारा श्लेषक कफा। जो श्लेषक कफा है ये जॉइंट्स में प्रेजेंट होता है। साइनोवियल जॉइंट्स पढ़े होंगे आप लोगों ने कभी ना कभी। तो साइनोवियल जॉइंट्स में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है फ्रिक्शन को कम करता है जॉइंट्स के बीच में। तो साइनोवियल फ्लूइड को हम श्लेषक कफा के साथ कर सकते हैं कोरिलेट। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सप्त धातु। देखो ऐसा होता है, जैसे हमारी मॉडर्न के अंदर टिश्यूज़ होते हैं ना, तो ऐसे हमारे आयुर्वेद के अंदर धातु होती है, ठीक है। तो हमारे पास आयुर्वेद में 7 धातुएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस का मतलब लिक्विड पोर्शन हमारी बॉडी के अंदर का। इसको किससे मान सकते हो, जो खाना है, खाना मतलब ऐसे सूखा सूखा तो जाता नहीं है, लिक्विड फॉर्म में ही जाता है हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में, तो वो एक रस हो गया। या फिर लिम्फ के साथ इसको कोरिलेट कर सकते हो। रक्त तो हमारा ब्लड होता है, मांस हमारा मसल होता है, मेद हमारा फैट, अस्थि हमारी बोन्स, मज्जा का मतलब होता है बोन मैरो, और शुक्र का मतलब होता है सीमेन, ठीक। सीमेन या स्पर्म ले लो, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे से, ठीक। इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताती जाऊँगी। इसमें क्या आपको याद रखना है कि जो इनका एक तो क्वांटिटी, इनकी बॉडी में इनकी क्वांटिटी कितनी होती है, ठीक। इनका फंक्शन क्या है, इनकी उपधातु और इनके मल, ठीक है। क्योंकि फंक्शन लोकेशन तो ये आपको बेसिक सी चीज़ें इतना पता होगा। तो जो रस है, रस कैसे बनता है, अच्छा देखो हम लोग कोई भी खाना खाते हैं, हम लोगों ने खाना खाया तो ऐसा होता है हमारे पेट के अंदर ना जठराग्नि होती है। जठराग्नि बोल लो उसको या HCl बोल लो। देखो कोई भी चीज़ अगर आप खाओगे, ठीक है, खाने के बाद उसका डाइजेशन होगा स्टमक के अंदर, और डाइजेशन होने के बाद ही तो जो हमारा डाइजेस्टेड पार्ट उसको मतलब क्या बोलते हैं,
हमारी बॉडी क्या करती है, हम लोगों ने खाना लिया, ठीक है, फिर उसके बाद उसमें से उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट होती है वो यूरिन और मतलब स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट कर देती है, ठीक। तो हमारा जो रस धातु होता है वो भी ऐसे ही बनता है। हम लोगों ने खाना खाया, जो हमारी अग्नि यानी जो हमारा HCl स्टमक के अंदर डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक हो गया हमारा एसेंस, एक हो गया हमारा वेस्ट। तो जो एसेंस है वो हम लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, और उससे क्या बनेगा, हमारा रक्त, और जो हमारा वेस्ट है वो एक्सक्रीट हो जाएगा बॉडी से। तो जो ऐसा माना जाता है कि जो रस का जो वेस्ट होता है ना उसको कफ कहते हैं, ठीक है, मल ही हमारा हमारे पे वेस्ट ही है। तो रस धातु का जो वो है मल, उसको कफ कहते हैं, ठीक। और इसकी उपधातु क्या होती है, उपधातु होती है जैसे सिर्फ जो उसने एसेंस नहीं बनाया है, इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं बनाया जिसको आहार का, वो एसेंस भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक स्थूल पार्ट होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, ये देखो, हमने खाना खाया तो हमारे यहाँ पे रसाग्नि होती है या जठराग्नि, हमारे पेट के अंदर जो अग्नि है उसने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सार और किट्टा, यानी एसेंस और वेस्ट में। तो जो एसेंस है ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक हो गया स्थूल, एक हो गया सूक्ष्म। स्थूल का मतलब जो लार्ज पोर्शन है उससे क्या बना, रस धातु, और जो छोटा पोर्शन था उससे बना एक तो रक्त धातु के लिए, मतलब एक होता है ना प्रिकर्सर बन गया रक्त धातु का, और बना सूक्ष्म, मतलब एक बना उपधातु, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेस्ट से है, वेस्ट हमारा बन जाएगा क्या, कफा, और जो उपधातु थी उससे क्या बनेगा, स्तन्य, यानी स्तन्य और आर्तव। स्तन्य का मतलब होता है ब्रेस्ट मिल्क, और आर्तव का मतलब होता है जो पीरियड ब्लड होता है वो, ठीक। तो क्वांटिटी की बात करें तो रस हमारी बॉडी में 9 अंजुलि, 9 अंजुलि कैसे बताऊँ मैं, हम लोग पहले के टाइम पे देखो स्केल्स वगैरह, इंच टेप वगैरह ये सब तो प्रेजेंट होते नहीं थे। तो पहले के टाइम पे ना मतलब अंजलि प्रमाण ऐसे यूज़ किया जाता था। अंजलि प्रमाण क्या होता है, कोई भी लिक्विड चीज़ है, जैसे आप जैसे कहीं पे प्रसाद वगैरह लेते हो तो दोनों मुट्ठी को इकट्ठे करके लेते हो ना, मतलब दोनों हथेली को आपस में मिला के उसके अंदर पानी भर लेते हो, या कोई भी लिक्विड पोर्शन आ जाता है, तो उसको हम अंजलि प्रमाण कहते हैं कि, ठीक है, मतलब जो रस धातु है, अगर आपके अंदर की आपको रस धातु नापनी है तो वो कितनी होगी, आपने 9 बार ऐसे दोनों हाथों में जैसे हम लोग लिक्विड उठाते हैं उतने के इक्वल होगी, ठीक। इसकी प्रॉपर्टी या फंक्शन लोकेशन क्या होगा, जो रस धातु होती है ये हार्ट और आर्टरीज में प्रेजेंट होती है, लिक्विड होती है, स्वीड होती है, कोल्ड होती है, इससे हमारा कोई मतलब है नहीं है, हम फंक्शंस पे बात करते हैं। रस का काम क्या होता है, हमारी रक्त धातु जो है उसको नरिश करेगा, ठीक है। रस कैसे बनता है, खाना खाने से। अगर हम लोग अच्छा खाना खा रहे होंगे तो हम लोग खुश भी रहेंगे, तो हमें इट मेक्स अस हैप्पी। साथ में ये ब्रेस्ट और ब्लीडिंग यानी मेंसेस का जो ब्लड होता है उसको भी बनाने में हेल्प करता है बॉडी के अंदर। तो फीमेल बॉडी के अंदर रस धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा, बोला जाता है कि फ़ीमेल्स को स्पेशली जब पीरियड्स हो रहे होते हैं तो उनको अच्छे से खाना खाना चाहिए, ठीक है, डाइट पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप डाइट अच्छे से लोगे, खाना अच्छे से खाओगे, तभी पीरियड ब्लड अच्छा बनेगा, ठीक है। और ऐसे ही प्रेगनेंसी में भी, या फिर प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चा हो जाता है तो बोलते हैं ना कि माँ को अच्छे से खाना खिलाना चाहिए, पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए, क्योंकि माँ जितना खाना खाएगी बच्चे के लिए उतना ही दूध बनेगा, ठीक है। तो हमारी रस धातु यही हो गई, 9 अंजलिस का प्रमाण होता है। फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिए, ब्रेस्ट और ब्लीडिंग में हेल्प करता है, साथ में इट मेक्स अस हैप्पी, ये नरिश करता है रक्त धातु। इसके उपधातु क्या है, स्तन्य और आर्तव, और मल क्या है, कफा। और रक्त की बात करें तो रक्त कैसा होता है, सेम प्रोसेस है, जो बनने का प्रोसेस है वो सेम है, 3 चीज़ें ही बनाएगा, एक तो ये बनाएगा रक्त धातु, फिर बनाएगा उपधातु, और एक बनाएगा पित्त मल्ला, ठीक है। तो रक्त क्या है, 8 अंजलि होता है, ठीक है। रस से एक ही पॉइंट बस कम होता है, 8 अंजलि होगा। देखो ये रटने वाली चीज़ है, मैं इसको कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ तुम्हें समझ नहीं आएगा, फिर भी अगर तुम्हें कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स चाहिए होंगी तो वो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ग्रुप में शेयर कर दूँ, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग करना। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमारा इसका फंक्शन क्या है, ये हमें लाइफ प्रोवाइड करता है, कलर कॉम्प्लेक्शन प्रोवाइड करता है, और नेक्स्ट धातु यानी मांस को नरिश करता है। इसके उपधातु क्या है, सिरा और कंडरा। सिरा का मतलब होता है हमारी वेसल्स, और कंडरा का मतलब होता है टेंडन, और मल क्या है, हमारा पित्ता। नेक्स्ट है मांस। मांस कैसा होता है, हमारी बॉडी को कवर करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और नरिश करता है मेद धातु को। इसकी उपधातु क्या है,
वसा और षट्त्वचा, यानी मांस धातु से क्या बना है, वसा यानी फैट बना है। और हमारी 6 लेयर होती है ना स्किन की, वो भी मांस से ही बनी है। नेक्स्ट है खमला। खमला का मतलब होता है हमारे नाक कान आँख से जो वेस्ट निकलता है ना, उसको खमल कहते हैं। तो मांस का वेस्ट वही है। मेद क्या है हमारा, मेद देखो हमारा 2 अंजलि होता है साथ में। इसका फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी को ल्यूब्रिकेट करता है। स्वेटिंग हमें फैट की वजह से होती है। हमारी बोन्स को नरिश करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और इसकी उपधातु क्या है, स्नायु संधि स्वेदा। स्नायु का मतलब होता है हमारे टेंडन्स हो गए। टेंडन्स भी बहुत टाइप के होते हैं, तो एक टाइप ऑफ टेंडन हमारा स्नायु होता है। संधि का मतलब जॉइंट, स्वेदा का मतलब हो गया स्वेट, ठीक है। और इसका वेस्ट भी स्वेट ही है। मतलब देखो जो इसके मेन जो उपधातु है स्नायु और संधि, किसी और आचार्य ने इसको स्वेद भी इसका उपधातु ही बताया। तो अगर ये शारंगधर के अकॉर्डिंग जो मैंने नीचे लिख रखा है उसको स्किप कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्नायु और संधि याद रखना। नेक्स्ट है अस्थि, यानी हमारी बोन्स। बोन्स को हम ऐसे नाप नहीं सकते वो अंजलि से, ठीक है, तो इसीलिए उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। और फंक्शन क्या है, ये हमें शेप और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मज्जा को नरिश करती है। अस्थि की उपधातु क्या है, दंता यानी टीथ। मतलब टीथ हमारी अस्थि की उपधातु है। और जो हमारा केश और लोम यानी हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हो गए, हमारे बाल हो गए सर पे, ये हमारे अस्थि के मल हैं। साथ में है मज्जा। मज्जा, अच्छा मतलब ये चीज़ ना कभी नोटिस करना कि जिन लोगों की मतलब कैसे, मतलब जिन लोगों की हड्डियाँ बहुत वीक होती हैं ना, ऐसा तुमने कभी देखा होगा, पता नहीं कभी सुना है कि नहीं सुना, लेकिन रूरल एरियाज़ में ना ये कहावत होती है कि जो लड़कियाँ जिन लोगों के बाल बहुत लंबे होते हैं ना, वो कमज़ोर होती हैं, उनके मतलब शरीर से कमज़ोर होती हैं। इसीलिए मतलब ऐसा बोला जाता है गाँव साइड के बहुत ज़्यादा लंबे बाल भी नहीं रखने चाहिए। मतलब बटक से नीचे कभी भी किसी को बाल नहीं बढ़ाने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि देखो, अस्थि का मतलब क्या होता है, मतलब अस्थि का वेस्ट है हमारे जो हेयर्स होते हैं। अगर तुम जितना ज़्यादा हमारे लंबे बाल होंगे, इसका मतलब क्या, हमारे पास उतना ज़्यादा वेस्ट है अस्थि का। तो एक पार्ट मतलब अस्थि का जो है, एक जो भी पार्ट है, न्यूट्रिशन समझ लो या कुछ भी समझ लो, जो बालों के लिए जो भी जो चीज़ आ रही कहाँ से आ रही है, अस्थि से आ रही है, ऐसा आयुर्वेद कहता है। मतलब हमारी बोन से, तो हमारी जो बोन है वो हमारे बालों को नरिश करती है। जब हम लोग बाल बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे तो उसको ज़्यादा नरिशमेंट चाहिए होगा। तो जिन ऐसा इसीलिए देखो बच्चों को बाल भी जल्दी से बढ़ाने नहीं देते, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा बाल बढ़ेंगे तो उनकी खुद की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उनकी बोन्स की, उनके मसल्स की, क्योंकि जो सारा न्यूट्रिशन है वो बाल ही लेते रहेंगे। नेक्स्ट है मज्जा। मज्जा को हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, और इसका जो मेजरमेंट है वो कितना है, 1 अंजलि। और इसका फंक्शन क्या है, हमारी बोन्स, ऑब्वियसली बोन्स के बीच में होता है, तो बोन को फिल करने का काम करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और नेक्स्ट धातु यानी शुक्र को नरिश करता है, ठीक है। और इसका वो क्या है हमारा उपधातु केश, और इसका मल है मतलब नेत्र, और जो स्किन से ऑयल निकलता है ना वो। नेक्स्ट है शुक्र। शुक्र क्या होता है, हमारा स्पर्म या फिर सीमेन। ये हाफ अंजलि इसका प्रमाण होता है। और साथ में इसका फॉर्मेशन क्या होता है, ऑब्वियसली गर्भ फॉर्मेशन, यानी फीटस अगर हमें चाहिए प्रेगनेंसी के लिए ही हेल्प करता है। साथ में हम लोग को जो मतलब जिन मेन के अंदर जो ये शुक्र होता है उनको हैप्पी फीलिंग उसकी वजह से ही आती है। जो ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, या फिर लव अफेक्शनेट स्ट्रेंथ, ये सारा का सारा शुक्र की वजह से आता है। और इसकी उपधातु क्या है, ओज। ओज को आयुर्वेद में इम्यूनिटी बोला गया है। जिसके अंदर शुक्र ज़्यादा होगा उसकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा होगी। अभी हम लोगों ने पढ़ी धातु, अब नेक्स्ट है हमारा मला, ठीक है। हमें पता है हमारे 3 टाइप के वेस्ट होते हैं, एक होता है हमारा स्टूल, एक होता है यूरिन, एक होता है हमारा स्वेट। तो जो स्टूल होता है, स्टूल के अंदर कौन सा महाभूत होता है, पृथ्वी। यानी देखो स्टूल डेंस होती है तो पृथ्वी महाभूत होगा। फंक्शन क्या होता है स्टूल का, ये बॉडी को सपोर्ट करती है, और हमारी जो बॉडी है उसका एक पिलर है बहुत इंपॉर्टेंट। साथ में ये एयर और अग्नि को प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी में, ठीक है, स्टूल। और स्टूल की क्वांटिटी पढ़ना, देखो इसमें से क्या चीज़ें पढ़नी है आप लोग को। देखो फॉर्मेशन आप लोग को पता होगी, ठीक है, कि कैसे कैसे बनता है, पढ़ाई होगा 11th 12th के अंदर, तो हम उसको इस चीज़ में नहीं पढ़ेंगे। इसमें भी दे रखा है कि कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड है, फॉर्मेशन एक बार मैं तुम्हें पढ़ के बता देती हूँ कि जो कोई भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो पकवाश है, यानी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। देखो ये टर्मिनोलॉजी है, मैं तुम्हें लिख के भेज दूँगी ग्रुप में, ठीक है, या फिर ऐसे ही बता देती हूँ। जो हमारा स्टमक होता है उसको हम आमाशय कहते हैं, और जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसको हम पकवाशय कहते हैं,
ठीक है। तो जो पक्वाशय के अंदर इनडाइजेस्टेड फूड आया या अनडाइजेस्टेड फूड आया, फिर उसके ऊपर अग्नि ने एक्ट किया और उसको सेमी सॉलिड फॉर्म में बना दिया। अब जो सेमी सॉलिड है ये, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो जितना भी लिक्विड पार्ट होगा एब्जॉर्ब होके यूरिन बन जाएगा, और जो सॉलिड पार्ट है वो बना देगा फीसिस यानी स्टूल। ठीक, फॉर्मेशन ऐसे हो गई। महाभूत इसके अंदर पृथ्वी होता है, फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया, और क्वांटिटी। नेक्स्ट है मूत्र। मूत्र के अंदर क्या हम लोगों ने पढ़ा कि जो लिक्विड पार्ट होता है वो मूत्र बनाता है, तो फॉर्मेशन हो गई। इसके अंदर जल और अग्नि होता है मूत्र के अंदर, ठीक है, क्योंकि जलन सी होती है कुछ लोग को, जैसे यूटीआई वगैरह होता है तो यूरिन में ऐसे जलन सा फील होता है ना, तो इससे बताता है कि अग्नि महाभूत भी है। तो इसका फंक्शन क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर को फिल करता है, उसके फंक्शन को इंटैक्ट रखता है, बॉडी को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, और लिक्विड वेस्ट को रिमूव कर देता है। और इसका अमाउंट क्या है, 4 अंजलि। ठीक, और स्वेद का मतलब होता है हमारा स्वेट। ठीक है, स्वेट हम लोगों ने पढ़ा भी पीछे कि मेद धातु से ही हमारा स्वेट मतलब प्रोड्यूस होता है। स्वेट के अंदर सिंपल सिर्फ जल यानी वाटर होता है। स्वेट का काम क्या होता है, स्किन को मॉइस्ट करना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, और जो हमारे वातिक डिसऑर्डर्स हैं उनको प्रिवेंट करता है, और बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर देता है। और इसका अमाउंट है 10 अंजलि। सबसे ज़्यादा स्वेट ही रिलीज़ करता है गर्मी में, जैसे बहुत ज़्यादा स्वेट आता है। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब है हमारा अग्नि। अग्नि क्या है, देखो हमारी बॉडी में ना बहुत सारे टाइप की अग्नि होती है। अग्नि मतलब अग्नि को हम लोग मेटाबॉलिज्म की साइट भी समझ सकते हो, ऐसी कोई भी चीज़, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो भी चीज़ करा दे हमारी बॉडी में उसको हम लोग अग्नि कहते हैं आचार्य आयुर्वेद में। तो अग्नि का क्या है, संस्कृत मतलब फायर ही होता है। फॉर्मेशन ऑफ अग्नि, ये सब भी छोड़ दो, कैरेक्टरिस्टिक्स भी छोड़ दो, इम्पोर्टेंस भी छोड़ दो, मतलब ठीक है। अग्नि क्या है, हमारी बॉडी में जो लाइफ है अग्नि की वजह से ही है। अग्नि नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, टेम्परेचर बिल्कुल ऐसे ठंडा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली हम लोग डेथ ही हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो अग्नि हमारी लाइफ को बहुत मतलब मेंटेन करने के लिए बहुत वाइटल है। नेक्स्ट क्या है, निरुक्ति विरुक्ति ये सब भी बकवास है, डेफिनेशन भी छोड़ो। हाँ, टाइप्स ऑफ अग्नि, ठीक है, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक, जो हमारी अग्नि है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है जठराग्नि जो पेट में प्रेजेंट होती है, एक होती है धात्वाग्नि वो 7 टाइप की होती है। हमने 7 धातु पढ़ी ना, हर धातु की एक एक अग्नि है। ठीक है, जैसे कि रस धातु अग्नि, रक्त धातु अग्नि, मांस धातु अग्नि, ऐसे ही 7 धातु के आगे जो नाम लगा के धातु अग्नि हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा भूताग्नि। भूताग्नि मतलब जो हमारे 5 महाभूत होते हैं उनकी अग्नि। ठीक, जो जठराग्नि होती है हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है, और ये फर्दर 4 टाइप की होती है। 4 टाइप मतलब ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट होगी ये इसकी 4 कंडीशन होती हैं। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जठराग्नि का काम क्या होता है, हमारी स्टमक में प्रेजेंट होती है और ये डाइजेशन कराती है, बस इतना। ठीक है, डाइजेशन कराने में हेल्प करती है, और कुछ तुम्हारे इतने इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। किसी को मन करे तो एक बार रीड आउट कर लेना, अदरवाइज़ बस इतना है, जठराग्नि कहाँ होती है, स्टमक में प्रेजेंट होती है और डाइजेशन कराने में हेल्प करती है। और जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एसेंस और वेस्ट प्रोडक्ट में उसको डिवाइड कर देती है। साइट ऑफ जठराग्नि कहाँ प्रेजेंट है, स्पेसिफिक कहाँ पे है, डियोडनम में, या फिर ग्रहणी इसको बोलते हैं। फंक्शन क्या है जठराग्नि का, डाइजेस्ट करना, साथ में टेम्परेचर हमारा मेंटेन करती है। ठीक, और लोकेशन हो गई। भूताग्नि क्या है, हाँ, मॉडर्न्स में हम भूताग्नि को विटामिन के साथ कोरिलेट करते हैं। ठीक है, और जो भूताग्नि होती है हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है, हमारे लिवर के अंदर। ये 5 टाइप की होती है, हमारे लिवर में प्रेजेंट होती है, ये मेटाबोलाइज करने में हर चीज़ को हेल्प करती है। ठीक, डाइजेशन के बाद भूताग्नि काम करती है, याद रखना। जठराग्नि के अंदर बाद भूताग्नि काम करेगी, और भूताग्नि के बाद धातुअग्नि काम करेगी। ये सब भी तुम्हारे काम का नहीं है। नेक्स्ट ठीक है, मैंने यकृत यानी बोला था ना, लिवर के अंदर प्रेजेंट होती है। धात्वाग्नि क्या है, ये डिफरेंट जो हमारे टिश्यूज़ है ना, हर टिश्यू के अंदर वो उसी की धातु अग्नि होगी। जैसे रक्त के अंदर रक्त की धातु अग्नि होगी, मांस के अंदर मांस की धातु अग्नि होगी। ठीक है, ऐसे कोरिलेट कर लेना। उन सब की साइट अलग अलग है, और सीक्वेंस याद रखना कि रस से रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस, फिर मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ठीक, हाँ, तो सब टाइप्स हैं हमारे जठराग्नि के, बेस्ड ऑन दोषास के ऊपर। कि देखो ये एक चीज़ मैं बता देती हूँ जो मैंने स्किप कर दी। तो मैंने बताया कि स्पेसिफिक साइट, जैसे बात हमारे नाभि के नीचे होता है, और जो हमारे पित्त होता है वो नाभि और हृदय के बीच में होता है,
और जो हमारा कफ होता है वो हृदय के ऊपर होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक साइट है कि मतलब ये जो है ना जो दोषाज़ हैं इन इन एरियाज़ में हमें बढ़े हुए दिखेंगे, ठीक है। वरना जो हमारे दोषाज़ हैं हमारी पूरी बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारे हर जगह हमें तीनों दोषाज़ मिलेंगे, लेकिन जो डोमिनेंट रहता है नाभि के नीचे हमारा वात डोमिनेंट रहेगा, उसका अमाउंट ज़्यादा होगा और कफ और पित्त का कम होगा। ऐसे डिवाइड किया है। तो जठराग्नि की बात करें तो ये सबसे पहले होती है विषमाग्नि, मतलब 4 टाइप की होती है, विषमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि, समाग्नि और मंदाग्नि। विषम का मतलब क्या है? विष जैसी, ठीक है। जब हमारी स्टमक के अंदर वात प्रेजेंट होता है, वात बढ़ जाता है, मतलब अग्नि से ज़्यादा वात बढ़ जाता है। जैसे तो एक इसको ऐसे सुन सकते हो कि कहीं पे आग जल रही है और वहाँ पे वात बढ़ जाए तो वो आग बुझ जाएगी ना, हवा की वजह से आग बुझ जाती है, ऐसा। तो जो विषमाग्नि में क्या होता है, जो हमारी अग्नि है हमारे स्टमक के अंदर, वात भी प्रेजेंट है तो उसकी वजह से वो कम पड़ गई है। तो क्या होगा कि हम लोगों ने कुछ भी खाना खाया और वो पचेगा नहीं और हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक। तीक्ष्णाग्नि में क्या होता है? तीक्ष्णाग्नि के अंदर पित्त वहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर। एक तो पित्त ऑलरेडी डाइजेशन कराता है, तो वहाँ पे वो अग्नि ऑलरेडी है और फिर उसके बाद पित्त भी वहीं पे आ गया, तो क्या होगा, डाइजेशन, बहुत ज़्यादा डाइजेशन, ये डायरिया कॉज कर देगा। हम कुछ भी खाते हैं तो तुरंत एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट है मंदाग्नि। मंदाग्नि में भी क्या है, हमारा कफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। कफ क्या करेगा, क्योंकि कफ भी ठंडा होता है, तो ठंडे की वजह से हमारी जो अग्नि है वो कम पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहती, कम पड़ जाएगी। इसकी वजह से ये भी समहाउ डाइजेशन, वो कॉन्स्टिपेशन ही कॉज करता है। नेक्स्ट है हमारा समाग्नि। समाग्नि का मतलब क्या है, जब हमारे तीनों दोष इक्वल अमाउंट में होते हैं हमारे स्टमक के अंदर तो हमारा प्रॉपर डाइजेशन होता है, इसको समाग्नि कहते हैं। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है कि आयुर्वेद का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोग को मिल गया है कि आयुर्वेद होता क्या है, कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ से आयुर्वेद आया है और आयुर्वेद का काम क्या है, ठीक है? कैसे एक डॉक्टर की लाइफ में या फिर आयुर्वेद से हम लोग एक चिकित्सक या डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर से इतना सीखा। फिर सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे जो 3 दोष होते हैं बॉडी में कैसे-कैसे काम करते हैं और जो हमारे 3 गुणा हैं और जो हमारी अग्नि है, ठीक है? अग्नि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी अग्नि कैसे-कैसे वर्क करती है और बॉडी में कहाँ-कहाँ पे कौन-सी अग्नि होती है। तो हमारी जो मेन अग्नि है वो जाठराग्नि है या फिर जठराग्नि। ये इसको हम लोग जो हमारे एब्डोमेन में HCl होता है उसके साथ कोरिलेट करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो भी ऐसे ही मतलब अग्नि के टाइप की उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए ये हो गया। तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि हमारी बॉडी में आयुर्वेद कहाँ से आया, हमारी बॉडी में क्या-क्या चीज़ें प्रेज़ेंट हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि अगर हम लोग को हेल्दी रहना है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? हेल्दी रहने के लिए हम लोग को किन-किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, कैसे-कैसे हम लोग हेल्दी रह सकते हैं, वो हम लोग इस 3rd यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे लिए हेल्थ का मतलब क्या है? और जो कोई बंदा, अगर हम किसी बंदे को बोल रहे हैं कि वो हेल्दी है, तो उसके अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी? ओके, तो कोई भी जो हेल्दी इंडिविजुअल होता है, अगर हम लोग आयुर्वेदिक टर्म्स, अगर हम लोग देखो WHO के अगर पर्सपेक्टिव में मैं बात करूँ, तो WHO का क्या कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल जो मेंटली, फिजिकली और सोशली मतलब वेल बीइंग है या फिर मतलब मेंटली, सोशली और क्या कहते हैं फिजिकली जो फिट है, हर टाइप ऑफ मतलब पिलर्स में वो फिट है, उस बंदे को हम लोग हेल्दी कहते हैं कि वो बंदा हेल्दी है। और आयुर्वेद भी क्या कहता है, आयुर्वेद में एक श्लोक है, समदोषा समाग्नि समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि धीयते। मतलब समदोष का मतलब क्या है, जो हमारे तीनों वात पित्त कफा होते हैं वो तीनों इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, वो तीनों बराबर है। नेक्स्ट क्या है, समदोषा समाग्नि, जो हमारी अग्नि है सारी वो भी इक्वल है। समदोषा समाग्नि समधातु मलक्रिया, मतलब हमारे जितने भी धातुज हैं बॉडी के अंदर 7 धातुज हैं, जो हमारा वेस्ट है वो भी जितना हमारे मतलब जितना खा रहे हैं उतना ही हम लोग एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं। मतलब हमारी बॉडी जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे अच्छे हैं, ठीक है। हमारे मतलब फिजिकली, हमारे एनाटॉमिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में वो बिल्कुल मतलब इक्विलिब्रियम में चल रहे हैं। साथ में हमारे जो सेंसेस हैं वो भी बहुत प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं और हम लोग खुश हैं। देखो मेंटल मतलब जो मेंटल हमारा हेल्थ होता है, आयुर्वेद उस पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो फिजिकल के साथ साथ हम लोग मेंटली भी फिट होने चाहिए, ये हमारे लिए स्वास्थ्य है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास कि स्वस्थ तो रह लिया, अब ऐसे रहेंगे कैसे, स्वस्थ कैसे रहेंगे? तो आयुर्वेद ने बोला है कि हम लोग को दिनचर्या का पालन करना चाहिए, ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए और आहार अच्छे से लेना चाहिए, ठीक है। तो दिनचर्या में क्या आता है, हमारा टाइम शेड्यूल है। आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हमें सुबह उठ के ऑयल पुलिंग करनी है,
आयुर्वेद ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि हमें सुबह उठ के या तो ऑयल पुलिंग करनी है, ब्रश करना है, नहाना है, दोनों ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग पीडीएफ में पढ़ेंगे। हमें उन चीज़ों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट ऋतुचर्या, हमें सीज़न टू सीज़न ये सारी जो हैबिट्स है ना, इनमें कुछ-कुछ चेंजेज़ लेके आने चाहिए। तो उसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसको भी अगर हम फ़ॉलो करते हैं तो हमारे जो दोषाज़ है ना, वो बैलेंस में बने रहते हैं, हम लोग बीमार नहीं होते। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आहार। हेल्दी रहने के लिए कौन-सा आहार खाना चाहिए, कौन-सा नहीं खाना चाहिए। और पता है एक चीज़ मैं तुम्हें बताऊँ, आयुर्वेद में मतलब हमारी जो बॉडी है, अगर उसको हेल्दी रखना तो उसके 3 पिलर्स होते हैं। एक होता है हमारे पास हमारा निंद्रा, ठीक है? मतलब स्लीप, अगर आप प्रॉपर स्लीप लोगे, अगर आप प्रॉपर स्लीप ले रहे हो वो भी टाइम पे, तो आप बीमार पड़ने के आपके चांसेस, या फिर देखो मेंटल इश्यूज़ आपको नहीं होने वाले हैं। दूसरा है आहार, अगर आप हेल्दी डाइट खाओगे तो आपको वैसे कोई फिज़िकल इश्यूज़ नहीं होंगे। तीसरा है हमारे पास ब्रह्मचर्य, अगर हम लोग एक सर्टेन एज तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक है? ऐसे उल्टी-सीधी चीज़ों में नहीं पड़ते, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत उल्टी-सीधी चीज़ों में पड़े हुए रहते हैं। मैं नाम मतलब बोलना नहीं चाहती हूँ, बट आई थिंक हम लोग समझ रहे होंगे। तो ऐसी चीज़ों में अगर हम लोग नहीं पड़ेंगे, जो हमारी ब्रह्मचर्या वाली एज है एटलीस्ट 25 से 30 एज तक, अगर हम मतलब बचपन से लेके 25 तक या फिर 30 तक, इस टाइम पे अगर हम लोग अपने करियर पे, अपनी बॉडी पे, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करते हैं, तो हम लोग लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। तो अभी इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में नेक्स्ट पीडीएफ में पढ़ेंगे। आपको कुछ भी डाउट होता है अगेन आप लोग कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन करने की सेक्टर है हमारा, मतलब हमारी हम लोगों को खुद को कैसे स्वस्थ रखना है उसके ऊपर। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के लक्षण क्या होते हैं हमने पढ़ा। जिस भी इंडिविजुअल का सम दोष यानी जो वात पित्त कफ हैं बैलेंस्ड होते हैं, समाग्नि यानी जो अग्नि होती है बॉडी में जितनी भी वो बैलेंस्ड हो, जितने भी धातु हों वो बैलेंस्ड हो, मल क्रिया का मतलब प्रॉपर एलिमिनेशन हो रहा हो वेस्ट का, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, मतलब जो हमारी आत्मा इंद्रिय और मन है वो अच्छे प्लेजेंट स्टेट ऑफ सोल सेंस ऑफ माइंड हो। सेम यही डेफिनेशन हमारे डब्ल्यू के साथ भी मैच करती है। सो जो डब्ल्यू ने अभी जो डेफिनेशन दी है कुछ सालों पहले, हज़ारों सालों पहले हमारे आचार्यों ने वो डेफिनेशन दे के भी चले गए हेल्थ की। नेक्स्ट है हमारी प्रकृति। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि हमारे 3 दोषाज होते हैं, वात पित्त कफ। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारी 7 टाइप की प्रकृति बनती है। एक हमारी वात पित्त कफ तीनों की जिसमें बराबर होती है, ये सबसे बेस्ट प्रकृति होती है, मतलब बेस्टेस्ट, ठीक है? जिसमें वात पित्त कफ तीनों दोषा इक्वल मिले होते हैं, उस प्रकृति को हम लोग डोमिनेंट मानते हैं, ठीक है? अच्छा, ये प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति का मतलब होता है नेचर, कि हम किस नेचर के हैं। अगर हमारे अंदर वात होगा, मैंने बोला था ना कि हम पतले होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, तो ये वो नेचर ही बताता है। एक कॉम्बिनेशन है वात पित्त, एक है पित्त कफ, एक है वात कफ। वात कफ मैं हूँ। अपना हम लोग एक बार एक सेशन रखेंगे, पहले तुम लोग का एडमिशन हो जाए, ठीक है? एडमिशन हो जाए, तुम लोग कहीं पर सेटल हो जाओ इस बार, फिर उसके बाद हम लोग एक सेशन ये भी रखेंगे कि अपनी अपनी प्रकृति कैसे असेस कर सकें, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा वात प्रकृति और पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति। टोटल 7 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं, इनको याद कर लेना। याद करने जैसा भी कुछ नहीं है वैसे तो इसमें, ठीक है? वो थी हमारी बॉडी की प्रकृति। और हमारा माइंड की 3 टाइप की प्रकृति होती है। एक होती है सत्व, एक होती है रजस, एक तमस। जो सत्व वाले होते हैं कैसे होते हैं? प्योर होते हैं वो बंदे, वो किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, वो हमेशा पढ़ने के लिए अपना नॉलेज को, ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। जो रज वाले होते हैं टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होती है इनके अंदर, और ये थोड़े से घमंडी भी होते हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर के भी होते हैं रजस वाले। जो तामस माइंड के जो इंडिविजुअल होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं, और वो पूरा टाइम मतलब थके हुए रहते हैं और ग्रीफ के अंदर, या फिर मतलब पूरा टाइम रोते रहेंगे। जो नेगेटिव हम लोग देखते हैं ना अपने आसपास, उनके अंदर तमस गुण ज़्यादा होता है उनके दिमाग में, ठीक है? तो हम लोगों ने पढ़ा, हेल्दी की डेफिनेशन पढ़ ली, गुण पढ़ लिए। हम खुद को हेल्दी कैसे रखें? प्रॉपर दिनचर्या यानी डेली रूटीन को फॉलो करके हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है? अगर हम लोग हमारी जो हमारा दिनचर्या है, जो पहले के ज़माने में हम लोग दिनचर्या हमारे आचार्य लिख के चले गए, वो आज की जो हमारी सर्केडियन रिदम यानी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके साथ पूरा का पूरा मतलब सेट बैठता है। तो दिनचर्या में हमें क्या करना है? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 48 मिनट्स बिफोर सनराइज़, सूरज उगने के 48 मिनट पहले। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हमें क्या करना है? शौच यानी फ्रेश होना है, फिर अपने दंत धावन करने हैं, ठीक है? दांत साफ करने हैं, फिर ऑयल मसाज करनी है, एक्सरसाइज करनी है, अंजन यानी काज मतलब एक्सरसाइज करने के बाद हमें नहाना है, नहाने के बाद हमें काजल लगाना है, ठीक है? और अभी मैं डिटेल भी बताऊंगी कि क्या क्या है हमारे देखो दिनचर्या में, क्या क्या करना है हमें डिटेल में।
हमें क्या करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, फिर हमें थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए, उसके बाद हम लोग को करना चाहिए शौच चिंता, मतलब सुसु पॉटी करना चाहिए बेसिकली। ठीक है, क्या ये, अच्छा वो शरीर चिंता लिखा हुआ है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, हमने गर्म पानी पिया, फिर हमने शरीर चिंता करी कि ऐसे मतलब खुद की बॉडी को असेस करना कि मैं बीमार तो नहीं हूँ, या मतलब मेरे को प्रेशर बन रहा है या नहीं। अगर ऐसे प्रेशर बन रहा है तो फिर हम लोग को स्टूल पास करने के लिए जाना चाहिए। देन है हमारा मुख प्रक्षालन। मुख प्रक्षालन का मतलब क्या, मुँह धोना चाहिए फेस वॉश से या कैसे भी हम मुँह धोना चाहिए। फिर हमें ब्रश करना चाहिए। जिह्वा निर्लेखन का मतलब टंग स्क्रैपिंग करना है हमें। फिर हम लोगों को आँख में काजल लगाना है, मेडिकेटेड हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। प्रतिमर्शनस्य का मतलब हम लोग को नेज़ल ड्रॉप्स नाक में डालने चाहिए, उससे हमारी नोज़ क्लीन रहती है। गंडूश का मतलब होता है ऑयल पुलिंग करनी चाहिए। ठीक है, धूमपान का मतलब क्या होता है, ये धूमपान मेडिकेटेड होता है, मतलब स्मोक ही लेना है हमें नाक से। जैसे लोग पहले के टाइम पे वो लेते थे ना हुक्का, नाक का वाला जो हुक्का होता था, उस टाइप का हम धूमपान कहते हैं। हमें नाक से लेना चाहिए। और स्मोक, उससे क्या होता है, हमारी नोज़ क्लीन होती है। अभ्यंग यानी ऑयल मसाज करना है। ऑयल मसाज करने के बाद हमें ड्राई पाउडर मसाज करनी है, फिर एक्सरसाइज करनी है, फिर नहाना है, फिर कोई भी क्रीम वगैरह हमें लगानी है, कपड़े पहनने हैं हमें अच्छे। ये हमारा दिनचर्या होता है, प्रॉपर हमें ऐसे रेडी होना है। और ये सारा काम करने के लिए हम लोग को अराउंड 1 घंटा 50 मिनट के आसपास टाइम लग रहा है। ठीक, ये हर पर्सन के लिए वैरी करता है, तो ये टाइम याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा ऋतुचर्या। ऋतुचर्या क्या होता है कि हम लोग को अलग अलग सीज़न में जो भी हम लोग का डेली रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए, क्या खाना है हमें, क्या उस चीज़ में छोड़ना है, कैसे रहना है, उसको ऋतुचर्या कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है जो हमारी शरद ऋतु। देखो हमारी 6 टाइप की ऋतु होती है। एक होती है हमारी शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, हेमंत और शरद। ये टाइप की हमारी 6 ऋतु होती है। इनके नाम आपको हिंदी में याद होने चाहिए। जो शरद ऋतु होती है ये कब आती है हमारी, अराउंड दिसंबर जनवरी में, या फिर नवंबर दिसंबर में हमारी शरद ऋतु होती है। तो ये क्या करती है, इस टाइम हमारा जो पित्त होता है, पित्त हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, पेट में, और पित्त हमारा बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे। अब वो हमें ये चीज़ पता है कि जो सारी बीमारियाँ हैं, हमने कहीं भी ना कभी सुना है, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं हमारे पेट से ही आती हैं। तो इस टाइम पे जब हमारा पित्त बढ़ जाता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और जो वसंत ऋतु होती है क्या होती है हमारी, फेब और मार्च की जो ऋतु होती है उसको हम लोग वसंत ऋतु कहते हैं। इसमें हम लोग को वमन कराना चाहिए। वमन भी मैं बाद में बताऊंगी इसके नेक्स्ट यूनिट में क्या होता है, अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दो। नेक्स्ट हमारा स्वस्थ व्रता क्या है, साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग। खुद को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो सदव्रत का पालन, मतलब जो मॉरल कंडक्ट है। देखो हम लोगों ने फिजिकली खुद को फिट रखने के लिए कर लिया कि ऐसे ऐसे कर लेंगे, दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो कर लेंगे। सदव्रत में क्या है, हम लोग को मॉरली क्या चीज़ करना है नहीं करना है। देखो कितनी चीज़ें ना हम लोग की, अच्छा क्या बताओ, अगर हम लोग सारे ही इंसान सारे रूल्स रेगुलेशन का फॉलो करने लगे, रोड पे सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें, तो एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। एक्सीडेंट नहीं होगी तो कोई डिजीज़ या कोई अबनॉर्मलिटी नहीं होगी। ठीक है, और कितनी बार क्या होता है, अगर हम लोग गुस्से को, सारे इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल कर ले। अभी मान लो मेरे को तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ गया, ठीक है, अगर हम लोग आसपास में होते, ठीक है, मेरे को किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, मैंने उसको मार दिया, फिर हो भी सकता है मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग हो, उसने मुझे मार दिया, इससे क्या होगा, मुझे हार्म होगा। तो ये मॉरल कंडक्ट है, हमें गुस्सा नहीं करना है, हमेशा सच बोलना है, नियमों का, रूल्स का पालन करना है, नॉन वायलेंस रहना है। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करते हैं अपनी लाइफ में, तो वैसे भी हम लोग कुछ डिजीज़ को एक एक्सटेंट तक अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा त्रयोपस्तंभ। मैंने पहले बोला था कि जो हमारी बॉडी है वो 3 पिलर हैं उसके, एक तो आहार, खाना, जैसा तन वैसा मन, नहीं ये तो मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, वो जैसा अन्न वैसा मन, मतलब जैसा भी हम लोग खाना खाएंगे वैसा ही हमारा मन और बॉडी हो जाएगा। तो अच्छा खाना खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए, जैसे आप लोग सबसे ज़्यादा खाते होंगे, तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट निंदा, प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए, ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। ये हो गया हमारा, ये है हमारी ऋतुचर्या। तो ऋतुचर्या में हमारी कितनी ऋतु होती है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, और ये जो 6 ऋतु है ये हमारे 2 टाइप के काल में डिवाइडेड होती है, 2 पोर्शन में डिवाइडेड है। जो शिशिर, वसंत और ग्रीष्म है उसको बोलते हैं उत्तरायण या फिर आदान काल। उत्तरायण का मतलब क्या, उतरने लगता है, इसमें जो हमारी जो बॉडी की स्ट्रेंथ होती है ना वो उतरने या घटने लग जाती है। क्यों,
क्योंकि देखो शिशिर में ठंडी होती है लेकिन वसंत में और थोड़ी गर्मी बनती है, और ग्रीष्म में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे सन की रेज़ बढ़ती जाती है हमारी जो बॉडी है वो वीक होती जाती है। गेट लगा दो। जो हमारा क्या कहते हैं फिर हमारा मतलब जैसे सन की रेज़ बढ़ती जाएंगी हमारी बॉडी वीक होती जाएगी। नेक्स्ट है हमारा वर्षा, शरद और हेमंत। इसमें क्या होता है, जैसे वर्षा ऋतु में बारिश आती है तो धूप आनी कम हो जाती है, शरद में फिर ठंडी आ जाएगी, और हेमंत ऋतु में बिल्कुल ठंडी पीक पे होती है। तो इसको हम दक्षिणायन कहते हैं। इसमें जो सूर्य है वो दक्षिण की ओर चला जाता है और जो हमारा जो बल है वो फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इसमें ऐसे ही है, इसको बल के मतलब इतना पता होना चाहिए। 6 ऋतु होती है, उत्तरायण में कौन सी आती है, दक्षिणायन में कौन सी आती है, और आदान काल और विसर्ग काल क्या होता है वो मैंने बता दिया। जिसमें बल कम होता है, बॉडी की स्ट्रेंथ कम होती है, वो आदान काल हो गया। जिसमें बल बढ़ता है वो विसर्ग काल हो गया। फिर इसमें इंपॉर्टेंट दे रखा है, ये मैं नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ लिखी है इसमें कि हेमंत ऋतु है, ठीक है, सर्दी है तो हम लोग को गर्म कपड़े पहनने हैं, खाना खाना है, क्या क्या खाना है, कौन सा खाना खाना है, ये मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। ये आप लोग खुद से रीड कर लेना, बहुत ज़्यादा टफ हिंदी भी नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ लिखी हुई है, तो ये आप लोग खुद से पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें ये तो ही है। फिर नेक्स्ट है हमारा आहार। ठीक, आहार के बारे में पढ़ेंगे। आहार क्या होता है, आहार का सिग्निफिकेंस। पहले आहार की डेफिनेशन, आहार्यति इतिहार मतलब जो भी निगल सके हम लोग, ठीक है, या मुंह के द्वारा जिस भी चीज़ को निगला जाए या खाया जाए उसको आहार कहते हैं। महत्व क्या है भाई, ऑब्वियसली हमारे 3 पिलर में से एक है, जिंदा ही हम लोग आहार के बेसिस पे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन दे रखा है योनि भेद से। सबसे पहला जो इसका क्या कहते हैं बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन, मतलब जो क्लासिफिकेशन है सबसे पहले दे रखी है हमारी सोर्स ऑफ ओरिजिन, कहाँ से आया है ये। तो जो हमारा इसके बेसिस पे योनि भेद से हमारे 2 टाइप के आहार होते हैं, एक होता है स्थावर, एक होता है जांगम। जो स्थावर होता है वो प्लांट से जो हम लेते हैं, जांगम हमारा एनिमल ओरिजिन होता है। प्रभाव भेद से कि हमारी बॉडी पे कैसा इम्पैक्ट डालेगा, एक होता है अहितकर, एक होता है हितकर। बॉडी के लिए अच्छा है तो हितकर, बॉडी के लिए ख़राब है तो अहितकर। उपयोग भेद से कैसे कैसे हम खाने को उपयोग कर रहे हैं उसके बेसिस पे पाना, आशना, भक्ष्य और लेहा। पान का मतलब जो पी सके, आशना का मतलब जो खा सके, भक्ष्य का मतलब जो चबा सके, लेह का मतलब जो उसको हम लिख कर सकें, ठीक। और रस के बेस पे हमें पता है हमारे 6 रस होते हैं तो 6 टाइप के आहार हो जाएंगे, मीठा, खट्टा, लवण, ये सारी चीज़ें। गुण हमारे गुणवादी गुण के ऊपर 20 टाइप के हमारे आहार होते हैं, ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, ये काफ़ी डीप हो जाएगा। पंचमहाभूता के बेसिस पे भी हमारे 5 टाइप के आहार होते हैं। फिर भागवत गीता के अकॉर्डिंग हमारे 3 टाइप के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक क्या होता है, बिल्कुल सादा भोजन, कोई तेल मसाले नहीं होते। राजसिक में थोड़े तेल मसाले होते हैं, और तामसिक में क्या होता है, नॉन वेज, ठीक। बेस्ड ऑन वर्गा ये टाइप्स दे रखे हैं कि सीरियल्स और मिलेट्स, पल्सेस, फिश, मीट, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रीन्स, अल्कोहल्स, वाटर, ये टाइप ऐसे दे रखा है हम लोग का। थोड़ा सा उन्हें खाने की चीज़ों को डिवाइड किया है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे आहार विधि विधान। आहार विधि विधान का मतलब क्या है, खाना खाने के कुछ रूल्स हैं, अगर हम उनका पालन करेंगे तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। तो पहला क्या है, उष्ण आशनियात, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो गर्म होना चाहिए। खाने को गर्म गर्म खाएंगे, क्योंकि देखो हमारे अंदर बॉडी के अंदर मतलब स्टमक के अंदर क्या है, हमारी अग्नि प्रेजेंट है, ठीक है, अग्नि गर्म है, और खाना भी गर्म गर्म खाएंगे तो वो अग्नि को और बढ़ाएगा और हमारा डाइजेशन जल्दी होगा। फिर नेक्स्ट है स्निग्ध, जो हम थोड़ा खाना खाते हैं बिल्कुल ड्राई नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा हमें ऑयली खाना खाना चाहिए। तभी हम लोग सब्ज़ी में तड़का मारते हैं तेल का, या हम लोग घी लगा के खाते हैं। थोड़ा सा ऑयली जो खाना होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमारे स्टमक के अंदर पित्त होता है, और जो पित्त थोड़ा सा ऑयली होता है, तो पित्त को ऐसी ही चीज़ें बढ़ाएंगी जो सेम प्रॉपर्टीज़ रखती है। तो ऑयल थोड़ा सा हम लोग खाएंगे तो पित्त बढ़ेगा और डाइजेशन प्रॉपर होगा। नेक्स्ट है मात्रावत। मात्रावत क्या है, हमें एक मिनिमम मतलब एक एडिक्वेट अमाउंट में खाना खाना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। बहुत कम खाएंगे तो हम लोग कमज़ोर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खाएंगे तो वो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट कर करके जैसे ओवर ईटिंग करते तो हमें वो ना हमारी बॉडी में इकट्ठा होता रहता है और सड़ने लग जाता है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास जीर्णाशन्यात।
जीर्ण आशनीयात का मतलब क्या होता है? जीर्ण का मतलब कि पहले हम लोगों ने सुबह खाना खाया, वो पचा नहीं है, हमें भूख नहीं भी लगी, लेकिन आपको कोई चीज़ दिखी टेस्टी सी, आपने फिर से खा ली, आपको भूख नहीं थी। देखो, जब खाना पहले का पच जाता है तो ही भूख लगती है, उससे पहले भूख नहीं लगती। और आप भूख लगने से पहले या खाना पचने से पहले दूसरी बार खाना खा लेते हो, तो वो खाना नहीं खाना चाहिए। हमेशा खाना पहले का खाना पचने के बाद ही खाना चाहिए, यानी भूख लगने पे ही खाना चाहिए। दूसरा है वीर्य विरुद्ध। वीर्य विरुद्ध का मतलब कुछ ऐसे खाना होता है जो इनकम्पैटिबल होते हैं, जैसे फ़िश और मिल्क साथ में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। मछली और दूध, हाँ मतलब ये हो गया। दूसरा, हमें हनी और घी साथ में नहीं लेना है इक्वल अमाउंट में। दूध के साथ हमें फ्रूट सैलेड नहीं लेना है। बहुत आजकल बहुत बच्चे खाते हैं फ़ालूदा पीते हैं, ठीक है। फ़ालूदा में फ्रूट्स होते हैं और मिल्क होता है, वो बीमारियों की जड़ है, ठीक है। इसको अगर हम रेगुलर बेसिस पे लेते हैं तो हम लोग डिजीज़ कॉज कर लेते हैं खुद ही की बॉडी में। चाय पीने के बाद ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। तो मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। अगर इसका ध्यान रखेंगे तो हमें डिजीज़ नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट है इष्ट देशा आशनीयात। इसमें क्या है कि हमें एक अच्छी जगह पे, मतलब हाइजीनिक सी जगह पे, जहाँ पे मतलब सब लोग ऐसे प्यार से बैठ के खाना खा रहे हो, ऐसी जगह पे हमें आराम से शांति से खाना खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ना अति द्रुतम। ना बहुत ज़्यादा तेज़ खाना भी नहीं खाना चाहिए, ना अति विलंबत, बहुत ज़्यादा धीरे खाना भी नहीं खाना चाहिए। और ये देखो, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ। देखो, ज़्यादा तेज़ खाओगे धक्का लग सकता है, ज़्यादा धीरे खाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा और तुम ओवर ईटिंग कर लोगे। अजलपान आहासन तन्मात्रा भुंजिता, मतलब इसका मतलब क्या है? खाना खाते समय ना तो पानी पीना चाहिए, ना हंसना चाहिए, ना बोलना चाहिए। और आत्मा नाम अभिसमीक्षा, क्या ये अभिसमीक्षा का मतलब होता है खाना खाते टाइम जो पूरी अटेंशन है हमारी खाने पे ही होनी चाहिए, ठीक। तो ये हमारे रूल्स हो गए। फिर नेक्स्ट है अष्ट आहार विधि विशेष आयतना। मतलब ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं, इनको हमें फॉलो करना ही करना चाहिए। मतलब ये तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तुम्हारे लिए विधि विधान तक की रूल्स तक इम्पॉर्टेंट है, ऐसे मैं बेसिक बता देती हूँ। कि क्या है। सबसे पहले है हमारा प्रकृति। हमें जब खाना खाते टाइम ना उस खाने का नेचर देखना होता है कि खाना हैवी है कि लाइट है, उसके हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए। जैसे कई बार हमें डाइजेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो हम अगर और छोले भटूरे खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे ना। तो खाने का नेचर देख के खाना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट करण कि मोड ऑफ प्रिपरेशन, खाना कैसे बनाए। देखो ऐसा होता है, जो कच्चे चावल होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, लेकिन जैसे हम चावल को बॉईल कर देते हैं तो वो लाइट हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा मम्मी लोग भी बोलती हैं कि चावल रात में नहीं खाने चाहिए क्योंकि चावल वो होते हैं, हैवी होते हैं और इस वजह से मोटापा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। चावल रात में खाने का रीज़न अलग होता है, क्योंकि चावल क्या होता है, कफ़, उनके अंदर कफ़ ज़्यादा होता है और रात के अंदर भी कफ़ बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर हम रात में चावल खाएंगे तो हमारी बॉडी के अंदर कफ़ बढ़ जाएगा, इसीलिए चावल नहीं खाने होते। इसलिए नहीं कि चावल खाने से मोटापा बढ़ता है, चावल हल्के होते हैं जबकि, ठीक। नेक्स्ट है संयोग, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंसेस। जो कॉम्बिनेशन हमारे लिए अच्छा है वो खाना चाहिए, जो अच्छा नहीं है उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा कौन सा नहीं है? फ़िश और मिल्क, ठीक है। और अच्छा क्या है हमारे लिए कि हम लोगों ने क्या खा लिया, जैसे हम लोगों ने बाजरे की रोटी खाई है, उसके साथ हमें घी खाना चाहिए, क्योंकि बाजरे की रोटी बहुत रूखी होती है, उसके साथ घी मिला लेंगे तो वो अच्छे से पच जाएगी। राशि का मतलब क्वांटिटी, हमें एक प्रॉपर क्वांटिटी में ही खाना खाना चाहिए, ठीक है। एक जो हमारी कैलोरी हमें गवर्नमेंट ने बता रखी है, हमारी जो काउंसिल्स हैं वो एक जो अमाउंट बता रखा है उतनी ही कैलोरी का इंटेक करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा देशा, जिस देश में हम लोग रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग ही खाना खाना चाहिए। अभी जैसे क्या है कि हमारे इंडिया में जो सब्जियां उगती हैं हमें वो खानी चाहिए। हम लोग आजकल बहुत ये हो गई है, हम लोग कुछ ज़्यादा ही मतलब क्या बोलें, वेस्टर्नाइज हो गए हैं कि हम लोग जो इम्पोर्टेड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स होते हैं हमें वो खाने का बड़ा मन करता है कि यार ये बहुत लेविश लग रहे हैं, हमें ये खाना है, कि हम तो एवोकाडो खाएंगे या हम ड्रैगन फ्रूट खाएंगे। जो मतलब देखो हमारे जो मतलब हमारी कंट्री में जो उग रहा है, इवन एक बात बताओ, अगर तुम जैसे साउथ इंडियन खाना है या साउथ इंडिया में जो भी फ्रूट्स हैं अगर वो भी खाने लगो ना लंबे टाइम तक, तो तुम उससे भी बीमार हो जाओगे। तो अगर आप ऐसे बाहर की दूसरी कंट्री का खाना खाओगे तो वो भी एक डिज़ीज़ कॉज करेगा हमारी बॉडी के अंदर जाके, अगर लगातार खाने लगें तो हमें हमारे एरिया के अकॉर्डिंग खाना खाना चाहिए। दूसरा काल
काल के अकॉर्डिंग कैसे, मतलब सर्दियों में हम होता है ना, सर्दियों में ज़्यादा ठंडा खाना नहीं खाते, ठंडी चीज़ें नहीं खाते, गर्मियों में ठंडी चीज़ें खा लेते हैं, गर्मियों में ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे ज़्यादा मिर्ची या तेली भुनी चीज़ें। तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग भी खाना खाना चाहिए। उपयोग संस्था क्या है, हमें सारे रूल्स का फॉलो करना चाहिए, खाना खाने वाले रूल्स जो मैंने अभी पढ़े 10-12 उनको फॉलो करना चाहिए। उपयोगिता मतलब हम लोग जो खाना खा रहा है बंदा, उसको क्या कहते हैं, खाना खाते टाइम उसको मतलब उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। खाना खाते टाइम प्रॉपर वो होना चाहिए, श्रद्धा से खाना खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग करेंगे, जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, तो हम लोग हेल्दी रहेंगे। तो हम लोगों ने बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हम लोगों ने सब पढ़ लिया है। और हेल्दी कैसे रखना है वो खुद को, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इन केस अगर हमें कोई डिज़ीज़ हो जाती है, तो पहले तो डिज़ीज़ होती कैसे, हमें वो पढ़ना है। डिज़ीज़ होगी तो फिर उसके बाद डिज़ीज़ कैसे हो रही है पहले हमें ये पढ़ना है, फिर उसके बाद डिज़ीज़ को ठीक कैसे करना है हमें वो भी पढ़ना है। तो डिज़ीज़ होती कैसे है, जैसे दोषाज होते हैं, 3 दोषाज, इनमें जब इम्बैलेंस होता है ना, जब ये बढ़ते हैं अपने नॉर्मल अमाउंट से या कम होते हैं, तो ही हमें बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो 2 टाइप की डिजीज़ेज़ होती हैं। एक होती है दोष वृद्धि होने पर, बढ़ने पर, एक होती है दोष के कम होने पे बीमारियाँ होती हैं। तो अलग अलग फीचर्स होते हैं सबके, हम लोग को एक बार वो देखना है, पढ़ना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है हमारे पास कि क्या कहते हैं, अगर हमारे पास ये बीमारी हो गई तो उनको ठीक कैसे करना है। देखो, अगर मान लो कोई दोष है हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया है, जैसे कफ है, ठीक है, कफ है अगर हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कफ है, अगर कफ हमारी बॉडी के अंदर बढ़ गया है बहुत ज़्यादा, मतलब अभी वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, तो हम लोग क्या देंगे, सबसे पहले एक शामन द्रव्य देंगे। वो क्या करता है, जो कफ का अमाउंट है वो कम कर देता है। जैसे हम लोग एलोपैथी डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे हमें ज़ुकाम हुआ है, कफ आ रहा है, तो मैं ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे जो कफ का प्रोडक्शन है ना वो बंद हो जाए। ठीक है, या तो कम करने की कोशिश करते हैं कि हमें खांसी ना आए, ज़्यादा बलगम बाहर ना निकले, तो वो शामक द्रव्य होते हैं ऐसी कि उस चीज़ को दबा देना, सप्रेस कर देना। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है कफ कि भाई मतलब लंग्स में पूरे में पस भर गया है, ठीक है, निमोनिया हो गई है, ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, आयुर्वेद के अंदर स्पेशली कि आप लोग को शोधन कराया जाता है। शोधन में क्या होता है, हमारी बॉडी का होता है प्योरीफिकेशन, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पानी पिला दिया जाएगा। मतलब अभी क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है 3rd ईयर में ये सारी चीज़ें, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। आप लोग को अगर हम लोग को कफ बाहर निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वॉमिटिंग के थ्रू निकाल सकते हैं, उसको वमन कहते हैं। तो हम लोग MSS थेरेपी कराते हैं पेशेंट की, उसको बहुत ज़्यादा पानी या फिर मिल्क पिलाया जाता है, गर्म पानी पिलाया जा सकता है या फिर नमक का पानी। ठीक है, उसको मतलब ऐसे 2-3 लीटर पानी पिलाने के बाद हम उसको ऐसे वॉमिटिंग होने वाले द्रव्य देते हैं, ड्रग्स देते हैं, फिर उसको वॉमिटिंग होती है, तो जो हमारे थ्रोट के अंदर जितना भी कफ है वो सारा का सारा बाहर निकल जाता है। तो ये 2 टाइप की चिकित्सा होती है आयुर्वेद के अंदर। एक होती है शमन, जो दोषों को कम कर देती है ऐसे ही बिना बाहर निकाले। एक होती है शोधन, जो बॉडी से बाहर ही निकाल देती है दोषांश को। अब एक ये चीज़ होती है जो शमन हम लोगों ने करा है, ऐसे कुछ हो तो मान लो फिर से मुझे ज़ुकाम हो गया, तो फिर से जो पहले का कफ था जमा हुआ है तो वो वहीं पे ही वो फिर और ज़्यादा मतलब सिम्टम कॉज करेगा। तो शमन जो हम चिकित्सा करते हैं उसके अंदर जो रिकरेंस का चांसेस होता है ना डिज़ीज़ का, वो होता ही है, रिअकर कभी ना कभी हो जाती है, 1 साल बाद, 2 महीने बाद, बट वो डिज़ीज़ अक्कर होती है। लेकिन जब हम शोधन कराते हैं किसी भी इंडिविजुअल का, तो रिअकरेंस के चांस ऑलमोस्ट निल होते हैं या फिर बहुत कम होते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट PDF में नेक्स्ट हम लोग 4th यूनिट देख लेते हैं अपना। 4th यूनिट में क्या, हमें उपचार के बारे में पढ़ना है, रोग और उपचार, रोग कैसे होता है और उसका उपचार कैसे करना है हमें। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब हमारे दोष, धातु और मल, जब ये तीनों मतलब इक्विलिब्रियम में रहते हैं तो हम लोग हेल्दी रहते हैं। और जो ये रोग है ये कैसे उत्पन्न होता है, जैसे ही इम्बैलेंस हमारी बॉडी के अंदर क्रिएट होता है कि हमारा कोई दोष बढ़ गया या कम हो गया, उसकी वजह से हमें रोग उत्पन्न होते हैं। तो जो वैषम्य है, दोष वैषम्य है, यानी इम्बैलेंस स्टेट में क्या होता है, कैसे, 2 किस रीज़न की वजह से होता है, या तो दोष की वृद्धि होती है या दोष का क्षय होता है। दोष वृद्धि में क्या होता है, हमारे बहुत ज़्यादा किसी जगह पे कोई भी दोष एक्यूमुलेट हो गया, इकट्ठा हो गया, उसकी वजह से वहाँ पे वो बढ़ गया है, तो उधर वो डिजीज़ कॉज करेगा। दोष क्षय में क्या, किसी एक नॉर्मल अमाउंट से वो यहाँ पे कहीं पे कम हो गया, उसको दोष क्षय कहते हैं। हमें पता है ना, हर चीज़ एक इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। अगर वो कोई चीज़, मान लो अगर विटामिन A ले रहे हो, ठीक है, विटामिन A भी अगर बहुत ज़्यादा ले लिया तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगी, ठीक है। और अगर विटामिन A की डेफिशिएंसी हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल से कम हो गया हमारी बॉडी में, तो भी डिजीज़ कॉज करेगा। सेम गोज़ विद हमारे दोष, धातु, मला। और ठीक है, वो हो गया एक हमारा, और एक और कॉजेज़ दे रखी है हमारी कुछ, ठीक है।
एक कॉज दे रखा है हमारा असात्मय इंद्रिय अर्थ असंयोग, मतलब जो हमारे इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट ऑफ सेंसेस विद देयर ऑब्जेक्ट्स, जो हमारी सेंसेस होती हैं, जैसे हमारे सेंस ऑर्गन है, इसको किसी एग्जांपल से समझाऊँ, मान लें आँखें हैं हमारी, ठीक है। अगर आँखों मतलब जो आँखें हैं और ऑब्जेक्ट्स, मतलब जैसे कुछ लोगों की आईसाइट वीक हो जाती है, नॉर्मल विज़न वाले को कोई भी ऑब्जेक्ट अच्छे से दिख रहा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी आँखें कम काम करने लग जाएं, ठीक है, कम काम करने का मतलब हमें दिखाई नहीं दे रही दूर की चीज़ें, ठीक है, या फिर तो वो डिज़ीज़ कॉज कर रही है, या फिर ज़्यादा काम करने लग जाए, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें होती तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, देख लेते हैं, मतलब वो जैसे एक्सरे वाले चश्मे का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो दूसरी मतलब या तो हमारी आंखें बहुत ज़्यादा काम करने लग जाएं या फिर कम काम करने लग जाएं अपने नॉर्मल चीज़ से, उससे भी हमें डिजीज़ कॉज होती है। प्रज्ञापराध का मतलब क्या होता है कि प्रज्ञापराध मतलब हो गया वायलेंस करना, मॉरल कंडक्ट को फॉलो ना करना, जो हमारे मॉरल्स हैं उनको फॉलो ना करना, या जो भी हम लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, जैसे एक दूसरे की चुगली करना, जलना, ठीक है, मारपीट करना, ये सारी चीज़ें प्रज्ञापराध में आती हैं, इससे भी डिजीज़ होती हैं। और नेक्स्ट है हमारा परिणाम या फिर काल, सीजनल चेंजेस की वजह से भी हमें डिजीज़ होती है, ठीक। तो ये डिजीज़ होने के हमारे 2-3 कारण थे। एक, जब दोष की वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है, और 3 कारण ये थे, जब हमारे सेंस और ऑब्जेक्ट इम्प्रॉपर कॉन्टैक्ट में होते हैं, या प्रज्ञापराध की वजह से, या काल की वजह से, सीजनल चेंजेस की वजह से। अब हमें मान लो कोई डिजीज़ हो गई, तो उसको ठीक कैसे करेंगे, प्रिवेंट करना है और क्योर करना है। तो हमें पता है कि हमारे आयुर्वेद के 2 ही गोल हैं, एक है प्रिवेंशन करना हमारी किसी बंदे की हेल्थ को, और दूसरा डिज़ीज़ को ठीक करना। तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर हमें किसी चीज़ को प्रिवेंट करना है, मतलब रोग को, डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमें दिनचर्या फॉलो करनी है प्रॉपर, ऋतुचर्या फॉलो करनी है, सदवृत्ता फॉलो करना है, अभी हमने लास्ट उसमें पढ़ा था। और अगर कोई डिजीज़ हो गई है तो उसकी चिकित्सा कैसे होगी। देखो, चिकित्सा 2 टाइप की बताई गई है, 2 टाइप से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। एक होता है शोधन, एक होता है शमन। शमन में क्या करते हैं, कोई भी दोष बढ़ गया, मान लो, देखो जैसे मैंने कफ का एग्जाम्पल दिया था, अभी फ़िलहाल वात का इसे समझते हैं, ठीक है। तो वात में हम लोग क्या करते हैं, जब हमारा वात बढ़ जाता है बॉडी के अंदर, तो हमारे जोड़ों में दर्द होता है। और पता है, देखो मैं एज के अकॉर्डिंग में बता देती हूँ, जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर ना कफ ज़्यादा होता है, और जो ये हम लोग जिस एज में हैं, हमारे अंदर पित्त ज़्यादा होता है। देखा होगा ना, जो हमारी एज वाले बच्चे होते हैं, हम लोग जैसे होते हैं, हम लोग को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, यंगस्टर्स को या एडल्ट्स को, ठीक है। और तो वो किसकी वजह से आता है, पित्त की वजह से। करेज, गुस्सा, ब्रेवरी पित्त की वजह से होता है, हमारे अंदर पित्त ज़्यादा होता है, ठीक है। और जब मतलब 45 या 50 के बाद हमारी बॉडी के अंदर वात बढ़ जाता है, तो मोस्टली देखा होगा वात की वजह से ना पेन होता है बॉडी के अंदर। तो जो हमारे दादा दादी या मम्मी पापा, उनके जोड़ों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वो किसकी वजह से, वात बढ़ने की वजह से। अब मान लो किसी के अंदर वात बढ़ा, ठीक है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, अभी कुछ दिनों से दर्द दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको शमन करने की कोशिश करेंगे कि वात को हम ऐसी दवाई देंगे जिससे वात कम हो जाएगा। और वात कम होगा, मतलब वात कम करने के लिए ऐसी दवाई देंगे जो वो फ्लैटस के थ्रू, ठीक है, वो बाहर निकल जाए। वात का मतलब हवा ही है ऑब्वियसली बॉडी में, ठीक है। तो हवा को बाहर कैसे निकालेंगे, या तो बर्प के थ्रू या फ्लैटस के थ्रू, ठीक है। और तो वो शमन हमने कर लिया, लेकिन वो फिर से, अगर जो चीज़, क्या पता हमारी डाइट में हम कोई ऐसी चीज़ खा रहे हो, या ऐसी कोई चीज़ हम डेली रूटीन में कर रहे हो जिसकी वजह से वात बढ़ रहा हो, तो अगर वो करते रहेंगे तो ये वापस से फिर से एग्रीवेट हो जाएगा और बढ़ जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं, और फिर जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना कोई चीज़, कोई दोष, जैसे वात बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो हम करेंगे शोधन। शोधन में क्या होता है, उसको बॉडी से निकाल के बाहर कर देंगे। कैसे निकाल के बाहर करते हैं, हम लोग देते हैं अनीमा, ठीक है। मतलब बहुत टाइप के, डिफरेंट टाइप के अनीमा या फिर बस्ती उसको कहते हैं आयुर्वेद में, हम वो देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा वात हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक। ये हमारा शोधन और शमन हो गया। शमन में हम लोग को पैसिफाई करना है, दोष को कम करना है, शोधन में हमने बाहर निकाल के फेंक देना है। नेक्स्ट हमारे मेडिसिनल सब्सटेंसेस का मैं जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जो हमारी कोई भी मेडिसिन होती है, कोई भी वो पदार्थ होता है, उसको हम कहते हैं द्रव्य, ठीक है। यानी जो कोई भी हमारा ड्रग या मेडिसिन है, उसको हम लोग द्रव्य बोलते हैं। अब कोई भी चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, किसका एग्जांपल बताऊं जो तुम्हें समझ में आए। हल्दी का एग्जांपल लेके चलते हैं। जो हल्दी है वो हमारा द्रव्य है, उस हल्दी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी, या कुछ तो भी कुछ काम करती होगी, जब भी उसको हमने द्रव्य की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। अब बात करेंगे रसा।
उसके अंदर इन 6 में से 6 रसा में से कोई ना कोई रस प्रेजेंट होगा। तो हमें, ठीक है, कोई भी मेडिसिन होती है उसका एक द्रव्य होता है, ठीक है, और उसका इनमें से कोई 6 में से एक रसा उसके अंदर प्रेजेंट होता है। गुण यानी जो हमने हल्दी का एग्जाम्पल लिया, उसके अंदर कोई ना कोई गुण प्रेजेंट होगा। जैसे हल्दी के अंदर एक गुण ये हो सकता है कि हल्दी कैसी, जैसे मैं इंग्लिश की टर्म में बात करूँ तो समझ में आए कि कैसी होती है, वो एंटीबैक्टीरियल होती है। हिंदी मतलब हल्दी एंटीबैक्टीरियल होती है, तो ये उसका गुण हो गया। वीर्य के मतलब उसकी स्ट्रेंथ, कि वो कितनी पावरफुल है, कि वो कितने टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल कर सकती है हमारी बॉडी में, उसकी पावर के ऊपर है ये, ठीक है, कि हल्दी कितनी पावरफुल है। नेक्स्ट हमारा विपाक। विपाक क्या होता है? हमारी बॉडी में 3 टाइप के विपाक होते हैं। मतलब ये खाना खाने की, जो हम खाना खाते हैं, 6 टाइप के रस हम लोग लेते ही लेते हैं डेली लाइफ में, मतलब 4 से 5 तो लेते ही होंगे, ठीक है। सबके अंदर छोटा छोटा चीज़ें प्रेजेंट होता है कहीं ना कहीं। तो वो बाकी अल्टीमेटली जब डाइजेशन के बाद 3 विपाक फॉर्म करती है। एक होता है मधुर विपाक, एक अम्ल विपाक, एक कटु विपाक। जो मधुर है वो कफ को बढ़ाता है, अम्ल पित्त को बढ़ाता है, और कटु वात को बढ़ाता है। और प्रभाव होता है कि इफ़ेक्ट क्या है, कोई भी मेडिसिन लेने के बाद हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट है। जैसे हल्दी है, वो एंटीबैक्टीरियल थी, तो मैंने मान लो किस में ली, मान लो मेरे को चोट लगी थी, ठीक है, उस वुंड में मुझे पता है बैक्टीरिया आ सकता है, ठीक है, तो मुझे पस फॉर्मेशन भी हो सकता है, लेकिन मैं हल्दी वाला दूध पी रही हूँ, हल्दी डाल के, तो वो क्या हो, एंटीबैक्टीरियल है, तो मेरे उस वुंड में ना वो नहीं लगेगा, बैक्टीरिया की वजह से वो ज़्यादा बड़ा घाव नहीं बनेगा। नेक्स्ट है हमारा मेजर क्लासिकल कैटेगरीज ऑफ हर्ब्स। हम लोग की हर्ब्स की कैटेगरीज दे रखी हैं, जो मतलब हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा पंचकोल, और एक होता है हमारा त्रिफला और त्रिकटु। ये सबसे ज़्यादा हम लोग वाइडली यूज़ करते हैं कुछ भी दवाई बनाने के अंदर, ठीक है। कॉम्बिनेशन है पंचकोल के अंदर पिपली मूल, चव्य, चित्रका, नागरा। ये याद नहीं करना है तुम्हें, बस मैं बता रही हूँ, ये 3 नाम याद कर लेना, पंचकोल, त्रिफला और त्रिकटु। ये हमारी क्लासिकल कैटेगरीज हैं हर्ब्स की। नेक्स्ट है हमारा ट्रीटमेंट, हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट बहुत टाइप से होता है, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ थेरेपी। हमारी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है लंघन, एक होती है भ्रमणम। इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ। मान लो कि कोई बंदा है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ही मोटा है, ठीक। अभी कोई इंसान है बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो अब वो जो, अगर हमें उसका वेट कम करना है, वेट कम करने के लिए हमें ऐसी चीज़ें खिलानी पड़ेंगी जो उसका वज़न कम करे, ठीक है। तो जो लंघन चिकित्सा जो होती है, जो लंघन थेरेपी होती है, ये जो बढ़ी हुई धातु या टिश्यूज़ होती है उनको कम करने का काम करती है। और जो भ्रमणम चिकित्सा होती है, ये बॉडी वेट बढ़ाती है, धातु को बढ़ाती है, मतलब जो टिश्यूज़ हैं उनको बढ़ाती है। तो अगर कोई बहुत पतला इंसान है, उसको भ्रमणम थेरेपी देते हैं हम लोग, जिससे उसकी धातुज़ वगैरह बढ़े और उसका वेट गेन हो, ठीक है। एक पंचकर्मा हम लोग करते हैं, आई डोंट नो तुमने कभी सुना है कि नहीं सुना, लेकिन पंचकर्मा बहुत ज़्यादा ही आजकल फेमस हो रहा है, ठीक है। आयुर्वेद में अगर किसी भी डिजीज़ को एकदम जड़ से निकाल फेंकना है तो पंचकर्म के थ्रू ही निकलता है। तो पंचकर्म में हमारी 5 चीज़ें आते हैं, 5 थेरेपीज़ हैं। एक वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण। वमन का मतलब नॉर्मल वॉमिटिंग कराना, ठीक है। विरेचन का मतलब क्या कहते हैं, पॉटी के थ्रू वेस्ट को बाहर निकाल देना, एक्स्ट्रा जो वेस्ट है हमारी बॉडी में। बस्ती का मतलब होता है अनीमा। अनीमा देखो बचपन बच्चों को देते हैं ना, जब बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, छोटे बच्चों को जब वो पैदा होते हैं, तो वो जो है स्टूल को बाहर निकालने के लिए बच्चों को अनीमा दिया जाता है, रेक्टम से या एनएस से, उसको अनीमा कहते हैं। ऐसे बड़ों में भी देते हैं वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। नस्य होता है नाक की, कान की, आँख की, अगर कोई किसी को डिजीज़ है तो हम लोग नेज़ल ड्रॉप्स टाइप की देते हैं, ठीक है, जिससे उसका जो वो है मतलब वेस्ट है वो निकल जाए। नेक्स्ट होता है रक्त मोक्षणा। रक्त मोक्षणा में क्या होता है, किसी ने देखा होगा लीच थेरेपी, तुम में से किसी ने, बहुत लोग जानते होंगे लीच थेरेपी। जब हमारा खून गंदा हो जाता है, मान लो किसी बंदे को पिंपल्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दाने हो रहे हैं, तो उस बंदे को रक्त मोक्षण दिया जाता है, मतलब फेस के ऊपर लीच चिपका दी जाएगी, और जब वो गंदा खून है उसको ना पी लेगी सारा, ठीक है। तो इसके अंदर डोमिनेंट दोषा की बात करें तो वमन से क्या निकलता है, कफ, विरेचन से निकलता है पित्त, बस्ती से निकलता है वात, नस्य से हमारे हेड नेक की जो भी डिजीज़ है या दोष है वो निकल जाते हैं। रक्त मोक्षण से हमारा जो खराब रक्त है यानी ब्लड है वो निकल जाता है। और हाँ, जो हमारी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी चिकित्सा थेरेपी है वो कौन सी है, बस्ती।
जो हम लोग अनीमा देते हैं उसको हम लोगों ने आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा माना है कि अगर आप किसी बंदे को बस्ती दे दी ना तो उसकी आधी ट्रीटमेंट तो वैसे ही कंप्लीट हो गया, ऐसा मानते हैं। और हाँ मतलब पंचकर्मा से पहले ये तो तुमने पढ़ा होगा कि कहीं पे भी जाते हैं, ठीक है, मान लो कहीं पे सर्जरी होती है किसी की, जिसके घर में सर्जरी हुई होगी आईपीडी वगैरह में किसी भी इंडिविजुअल की, तो उसने देखा होगा कि ना जो फाइल होती है उसमें प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव लिखा है। तो प्री ऑपरेटिव का मतलब क्या होता है, पूर्व कर्म जिसको हम कहते हैं। ऑपरेशन होने से पहले जो हम चीज़ें करते हैं उसको पूर्व कर्म कहते हैं। जैसे ऑपरेशन होने से पहले मतलब हॉस्पिटल्स में क्या लिया जाता है कि पेशेंट के जो साथ में बंदे होते हैं उनका कंसेंट लिया जाता है, पेशेंट को प्रिपेयर किया जाता है कि खाना नहीं खाना, ये करना है वो करना है, इस टाइप की चीज़ें। ऐसी आयुर्वेद में क्या करते हैं हम लोग, मेन प्रोसीजर से पहले स्नेहन और स्वेदन, मतलब उसको एक्सटर्नली या इंटरनली हम लोग को ऑयल से, जैसे कितनी केसेस में होता है हम लोग उसको ऑयल मसाज देते हैं, ठीक है। ऑयल मसाज देने से क्या होता है कि जो दोषास होते हैं ना वो एक जगह पेट में आकर इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग बहुत ज़ोर से ऑयल मसाज देते हैं, ठीक है, ठोस हाथों से, तो वो पेट में आ जाते हैं, सारे मोबाइल हो जाते हैं सारे दोषास। और स्वेदन में क्या होता है, हम उसको स्टीम बाथ देते हैं या फिर गर्म पानी से शार दिलाते हैं उसको, ठीक है। तो ये हमारा पूर्व कर्म होता है। और इस टाइप के हमारे तो मतलब हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा, हमारे पंचकर्म के बारे में पढ़ा, पूर्व कर्म के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे डिजीज़ हो रही है, कैसे ठीक हो रही है, ये सब, ठीक है। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे पास, जो हमारा 5th यूनिट है। 5th यूनिट में क्या पढ़ना है, हमें डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद के बारे में पढ़ना है। हम लोगों ने पढ़ लिया कि चिकित्सा भी कैसे करनी है। अब हमारे पास एक आइडिया होना चाहिए ना कि आयुर्वेद में हम लोग को अगर फ्यूचर बनाना है तो कैसे कैसे हमारे पास क्या क्या स्ट्रीम्स हैं जिसमें हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना है कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया के अंदर, या फिर कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं रिसर्च के या फिर पीजी के या मतलब यूजी के, इनके बारे में पढ़ना है। दूसरा है हमारे पास पढ़ने के लिए कि इसकी स्ट्रीम्स कितनी होती हैं। तो आयुर्वेद की टोटल 8 स्ट्रीम्स होती हैं और वो कुछ ऐसे हैं कि काय बालग्रह ऊर्ध्वांगा शल्य दंष्ट्रा जरावृषान अष्टावंगानी तस्याहु हेशु शमश्रुता। ठीक है, समझ तो आया नहीं होगा आप लोग को। ये देखो, ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना कि आयुर्वेद में पता नहीं, देखो आप लोग कोशिश तो कर रहे हो कि आप लोग बीएमएस आप लोग को मिल जाए, लेकिन बीएमएस में संस्कृत पढ़नी पड़ती है, ठीक है। और जैसे अगर आप यूपी से कर रहे हो तो यूपी में ऐसा सिस्टम है कि आपको आंसर भी हिंदी में ही लिखना है, वो इंग्लिश एक्सेप्ट नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। जितना भी आयुर्वेदिक पोर्शन है उनको सारा हिंदी में चाहिए। तो आपकी हिंदी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं होगी, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, तो कम मार्क्स मिलेंगे और बैक आने के चांसेस, और आपको 5 साल बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आपकी हिंदी अच्छी होनी चाहिए। संस्कृत थोड़ी बहुत, देखो मुझे नहीं आती थी संस्कृत, लेकिन मैं 1.5 साल में इतनी तो सीख ही गई हूँ जिसमें मेरा काम चल जाए, ठीक है। तो ये चीज़ हाँ मैं आपको पहले ही बता दूँ कि हमें संस्कृत पढ़नी पड़ेगी और हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी। इसमें आपकी हिंदी अच्छी होगी तभी तो आप संस्कृत जो भी टर्म्स लिखे हैं वो समझ पाओगे, उसका मतलब आपको पता चलेगा। तो ये है। तो हमारी जो 8 ब्रांचेस होती हैं आयुर्वेद की, उसमें क्या आ गया, हमारा पीडियाट्रिक्स आ गया, हमारा गाइनेकोलॉजिस्ट आ गए, ये आ जाएगा एक ब्रांच, और हमारा पीडिया आ जाएगा, ईएनटी आ जाएगा, सर्जरी आ जाएगा। इस टाइप की बहुत सारी ब्रांचेस होती है आयुर्वेद में, हमें उसके बारे में पढ़ना है नेक्स्ट पीरियड में। और इसके बाद आपको लोगों को जो भी डाउट हो, फिर से मैं बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आप लोग को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँ। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हमारे अष्टांग आयुर्वेद की, मतलब आयुर्वेद के अंदर कितनी ब्रांचेस होती हैं। तो आयुर्वेद के अंदर टोटल 8 ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। एक होता है काया चिकित्सा। काया चिकित्सा का मतलब इंटरनल मेडिसिन, जो भी जनरल मेडिसिन होती है हमारी, उसके ऊपर फोकस करती है। बाल चिकित्सा पीडियाट्रिक्स, बच्चों के ऊपर है ये। गृह चिकित्सा होती है साइकेट्री, मतलब जो मेंटल डिसऑर्डर के साथ डील करते हैं, वो गृह चिकित्सा हो गई। ऊर्ध्वांगा मतलब ईएनटी, जो आइज़ नोज़ और थ्रोट के साथ डील करते हैं, वो डॉक्टर्स ऊर्ध्वांगा पढ़ते हैं। शल्य हो गई हमारी सर्जरी, ठीक है। दंष्ट्रा हो गई हमारी टॉक्सिकोलॉजी, इसके अंदर हम लोग पॉइजन्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। जरा चिकित्सा में आ गया हमारा जेरियाट्रिक्स या फिर रसायन, इसमें हम लोग कैसे एज को कम करें, अपनी आयु को कैसे बढ़ाएं, ये सब पढ़ा जाता है। वृषा में क्या आता है, वाजीकरण या एफ्रोडियासिक, मतलब कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़िया बन सकती है, इस टाइप के। तो आयुर्वेद में टोटल 8 ब्रांचेस हैं। तो मतलब बीएमएस में तो हमें सब पढ़ना होगा, लेकिन बीएमएस के बाद आप इन 8 ब्रांचेस में से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो स्पेशलाइजेशन के लिए। और नेक्स्ट था हमारे कुछ, ये तो छोड़ दो, ये तड़ी पे मत पढ़ना, मतलब वही है, चरक संहिता के बारे में है, सुश्रुत संहिता के बारे में है, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको रहने देना।
हाँ, नेक्स्ट है हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि प्रसिद्ध जो भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं आयुर्वेद से रिलेटेड वो कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा अय्या इसको बोलते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे मोस्टली पीजी होता है, काफ़ी बड़ा, मतलब जैसे एम्स होता है ना, एम्स एलोपैथी में होता है, हमारा AIIA हमारा आयुर्वेद का एम्स है, ऐसा समझ लो। ये 2017 में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। फिर नेक्स्ट है हमारा इतरा जामनगर में है, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा। ये 2020 में इसको वो मिली थी, मतलब लीगलाइज्ड हुआ था ये। नेक्स्ट है हमारा NIA कहाँ पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये जयपुर में प्रेजेंट है, 1976 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है हमारा RAV, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, ये न्यू दिल्ली में है, 1988 में स्टार्ट हुआ था। और FSRI और NEIAST ये पासीघाट यानी अरुणाचल प्रदेश में है, और ये फोक मेडिसिन के ऊपर, ठीक है, जो हमारी पुरानी मेडिसिन थी उसके ऊपर डील करता है ये वाला इंस्टीट्यूट। और इनको जो हमारे BMS जो हमारा कोर्स है या पूरा आयुर्वेद को रेगुलेट कौन करता है, कौन सी बॉडीज़ हैं, NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो BMS करा रही है, PG करा रही है, सारा काम कौन मेंटेन करती है, NCISM। इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। इससे 2020 में NCISM आया है, NCISM से पहले CCIM था, ठीक है। नेक्स्ट है CCRAS, ये सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस, ठीक है, ये भी न्यू दिल्ली में है। PCIM एंड H, ये फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये गाज़ियाबाद में है। मतलब इसमें ये क्या डील करता है कि होम्योपैथी और आयुर्वेद में कौन कौन सी ड्रग्स आ रही है, उनका क्या क्या डोजेज होना चाहिए, मतलब ये सारा ड्रग्स से ही डील करता है, ठीक। तो ये था हमारा आयुर्वेद वाला पोर्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। मतलब मेरे को पता है कि मैंने थोड़ा सा खींचा है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक दिन बैठ के ही आज ये सारे के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये हेक्टिक हो जा रहा था। मतलब एक दिन ऐसे टिक के बैठ के इतने सारे नोट्स ऐसे बनाना, तो मैंने थोड़ा सा कुछ कुछ पोर्शन में जल्दी जल्दी दिखाई भी है। बट आपको अगर कोई पोर्शन खुद से भी पढ़ना अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरे को बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगी आप लोग के डाउट क्लियर कर सकूँ। तो हम लोग मिलते हैं कुछ दिनों में। मैं संस्कृत का नोट्स भी लेके आऊँगी और ऐसे ही कोशिश करूँगी कि वो भी आपको कन्वे कर पाऊँ, ठीक है। ओके, बाय, पढ़ते रहो।